Welcome to the channel People Teacher. Today we start from paper Principles of Economics. Paper code is BCH 104. तो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करेंगे। ये मैराथन क्लास होगी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है। तो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज इन विच दोज एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग आर स्टडीड which they undertake to acquire scarce means to satisfy their unlimited wants. तो इकोनॉमिक्स का अगर हम मीनिंग समझें तो यह वह ब्रांच होती है नॉलेज की जिसमें ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को किया जाता है या स्टडी किया जाता है उन्हें विच दे अंडरटेक टू अक्वायर स्कार मीन्स तो वेल्थ को या स्कार मीन्स को सेटिस्फाई करते हैं, अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं वेल्थ के द्वारा या स्कार्स मीन्स के द्वारा। फिर डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द टर्म इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है? रिफर्स टू दैट साइंस या वह साइंस होता है जो स्टडी करता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की रिलेटेड टू वेल्थ। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो रिलेटेड होती हैं वेल्थ से, उनकी जब स्टडी की जाती है साइंटिफिक वे में तो उसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। द टर्म इकोनॉमिक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ इट्स ओरिजिन इन टू वर्ड ग्रीक वर्ड। तो इकोनॉमिक्स का टर्म जो इंग्लिश में बोला जाता है इकोनॉमिक्स, उसको दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। फर्स्ट वन इज ओइकोस जिसका मीनिंग होता है हाउस होल्ड एंड नेमिन जिसका मीनिंग होता है मैनेजमेंट। टुगेदर दे मीन, अगर इन दोनों को मिलाकर हम समझना चाहें तो इकोनॉमिक्स का मीनिंग हो जाता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, मतलब कि मैनेजमेंट करना हाउस होल्ड का। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ह्यूमन की वांट्स जो होती हैं, मनुष्य की इच्छाएं जो होती हैं, उनकी कोई सीमा नहीं होती है, वो अनलिमिटेड होती हैं। बट द मीन्स टू सेटिस्फाई देम आर लिमिटेड एंड स्कार्स। लेकिन अगर हम इनके साधन को सेटिस्फाई करने की बात करें कि कैसे हम ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो इनके साधन बहुत लिमिटेड होते हैं, बहुत स्कार्स होते हैं। द मीन्स आर कॉल्ड वेल्थ, और इन सारे साधनों को वेल्थ कहा जाता है। ईच हाउस होल्ड लाइक्स टू सो यूटिलाइज इट्स वेल्थ एज टू सेटिस्फाई मोस्ट ऑफ इट्स वॉन्ट्स और टू मैक्सिमाइज इट्स सेटिस्फैक्शन। तो ह्यूमन वांट्स को वेल्थ के थ्रू फुलफिल किया जाता है और उनके सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज किया जाता है इसके द्वारा। अब समझ लेते हैं कि जर्नल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो जर्नल इक्विलिब्रियम द टर्म रिफर्स टू इज अ पोर्शन ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये एक पोर्शन होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। एनालिसिस द इकोनॉमिक एज अ होल, ये एनालाइज करता है इकोनॉमिक्स को एज अ होल के पार्ट में, रादर देन इन द एनालाइज सिंगल मार्केट। तो ये सिंगल मार्केट के रूप में नहीं बल्कि एज अ होल देखा जाता है। लाइक विद पार्शियल इक्विलिब्रियम, तो पार्शियल इक्विलिब्रियम की अपेक्षा जर्नल इक्विलिब्रियम में इकोनॉमिक्स को एज अ होल देखा जाता है। इट शोज हाउ सप्लाई एंड डिमांड इंटरैक्ट। तो इसमें शो किया जाता है कि कैसे सप्लाई और डिमांड एक दूसरे से मिलते हैं, इंटरैक्ट होते हैं एंड टेंड टू अर्न द बैलेंस इन एन इकोनॉमिक ऑफ द मल्टीपल मार्केट्स वर्किंग एट वंस। अब देख लेते हैं कि पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम एक पार्ट होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का और यह नॉन कैश मार्केट होता है। तो ये इकोनॉमिक्स का मीनिंग था और पार्शियल और जर्नल इक्विलिब्रियम के बारे में आपको बताया गया। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ द स्कार्स मीन इन सच अ मैनर दैट कंज्यूमर्स कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर्स कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। तो इकोनॉमिक्स का अगर हम मतलब समझें तो इसमें जो है स्कार्स मीन्स के थ्रू कस्टमर अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करता है, प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करता है एंड सोसाइटी मैक्सिमाइजेस सोशल वेलफेयर सर्विसेज। तो सोसाइटी इससे सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करते हैं। अब अगर हम बात करें तो टू बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज या मीन्स। रिसोर्सेज और मीन्स के दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है स्कार्सिटी का और दूसरा होता है अल्टरनेट यूसेज का। तो स्कार्सिटी का मतलब हो जाता है कि रिसोर्सेज आर स्कार्स इन रिलेशन टू ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन रिलेशन वांट्स के रिलेशन में यहाँ पे जो रिसोर्सेज होते हैं, जो संसाधन होते हैं, उनमें कमी रहती है। अल्टरनेटिव यूजेस की बात करें तो resources have alternative uses. For example, land may be used to grow wheat or rice or may be used to construction of the building. तो इसमें अल्टरनेटिव यूजेस की भी फैसिलिटीज रहती हैं। जैसे कि अगर हम लैंड की बात करें तो लैंड को हम यूज कर सकते हैं एज अ ग्रोइंग ऑफ व्हीट और राइस एंड ऑल्सो यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग्स। तो ये दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं रिसोर्सेज या मीन्स के। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स की एसेंस क्या है, क्यों जरूरत है इसकी? स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन टू अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। तो स्कार्सिटी रहती है रिसोर्सेज की इन रिलेशन टू सेटिस्फाइंग अनलिमिटेड वांट्स ऑफ ह्यूमंस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू अल्टरनेटिव यूजेस एंड इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम अराइजिंग आउट ऑफ द स्कार्सिटी एंड चॉइस। तो
तो क्यों जरूरत है, द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो इकोनॉमिक्स एक साइंस होती है ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। कन्फ्रंट विद, इसको कन्फ्रंट किया जाता है द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस करना, एंड द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ द स्कार्स रिसोर्सेज टू देयर अल्टरनेटिव यूजेस। तो इसमें देखा जाता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है और उसके अल्टरनेटिव को देखा जाता है। फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जान लेते हैं। तो इनके ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर, तो कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करना, एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द प्रोड्यूसर्स, तो मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट्स को प्रोड्यूसर्स के लिए, एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेलफेयर फॉर द सोसाइटी, तो वेलफेयर को जो है इसमें मैक्सिमाइज किया जाता है सोसाइटी के लिए। अब देख लेते हैं माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है टर्म। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब हो जाता है व्हेन द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस या इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो होती है आर स्टडीड एंड एड्रेस, उसको स्टडी किया जाता है या एड्रेस किया जाता है एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल। जब हम उसे इंडिविजुअल के लेवल पे एड्रेस करते हैं या स्टडी करते हैं किसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को, तो उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स टर्म का नाम दिया जाता है। जैसे कि इंडिविजुअल हाउस होल्ड प्रॉब्लम हो गई, इंडिविजुअल फर्म प्रॉब्लम हो गई, इंडिविजुअल इंडस्ट्री प्रॉब्लम हो गई, एंड इंडिविजुअल मार्केट प्रॉब्लम हो गई। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। अब बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, जब कोई ऐसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है जिसको स्टडी किया जाता है एट द लेवल ऑफ कंट्री के बेसिस पे एज अ होल या लेवल ऑफ डिफरेंट रिलीजन इन द कंट्री, तो उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का नाम देते हैं। इसमें एग्रीगेट होती हैं प्रॉब्लम्स, तो इसीलिए इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स का नाम दिया जाता है। इसमें लेवल ऑफ कंट्री के तौर पे एक प्रॉब्लम को एज अ होल देखा जाता है, उसको स्टडी किया जाता है एंड उसे एड्रेस किया जाता है। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम फिर बात करें, इसको डीपली जानना चाहें, तो माइक्रो जो शब्द है वो इंग्लिश लैंग्वेज का शब्द है और ये लिया गया है ग्रीक वर्ड मैक्रो से, जिसका मतलब हो जाता है स्मॉल। तो स्मॉल मतलब है, इसलिए इसमें इंडिविजुअल प्रॉब्लम से ये डील करेगी। इंडिविजुअल हाउस होल्ड की प्रॉब्लम हो या कोई भी प्रॉब्लम, इंडिविजुअल इंडस्ट्री की प्रॉब्लम हो या जो भी प्रॉब्लम इंडिविजुअल से रिलेट करेगी, उससे माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है। लाइक डिमांड फॉर द सॉल्ट ऑफ ऑल द हाउस होल्ड, जैसे कि सॉल्ट की डिमांड हर एक हाउस होल्ड के लिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड द स्टडी ऑफ डिमांड थ्योरी, इसमें स्टडी ऑफ डिमांड थ्योरी किया जाता है, प्रोडक्शन थ्योरी आ जाती है, प्राइस डिटर्मिनेशन आ जाता है, फैक्टर प्राइसिंग आ जाती है और डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। तो ये सब चीज़ें माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाती हैं। देन देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो द टर्म मैक्रो जो इंग्लिश लैंग्वेज का शब्द है, इसका ओरिजिन हुआ है ग्रीक वर्ड मैक्रो से, जिसका मतलब हो जाता है लार्ज। तो जब कोई प्रॉब्लम एज अ होल देखी जाती है या लेवल ऑफ कंट्री के तौर पे देखी जाती है, तो उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स का नाम दिया जाता है। इट स्टडीज एग्रीगेट डिमांड फॉर द ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। तो इसमें स्टडी की जाती है एक एग्रीगेट डिमांड की, एक इकोनॉमी में जितने भी गुड्स और सर्विसेज के लिए डिमांड की जाती है उसकी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है एग्रीगेट नेशनल इनकम से डील करेगा, टोटल एम्प्लॉयमेंट से डील करता है और जनरल प्राइस लेवल से डील करेगा। तो ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्राइटेरिया हो जाते हैं। अब डिफरेंस की बात कर लेते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में अंतर देखेंगे। इसमें पहला पॉइंट आ जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे जो है स्टडी करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम की, जैसे कि इंडिविजुअल फर्म की प्रॉब्लम, इंडिविजुअल हाउस होल्ड की प्रॉब्लम या इंडिविजुअल कंज्यूमर की प्रॉब्लम। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को एज अ होल स्टडी करता है कंट्री लेवल पे, तो इसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का नाम देते हैं। फिर देखते हैं सेकेंड डिफरेंस है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न विद डिटर्मिनेशन ऑफ द आउटपुट। इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट किया जाता है, प्राइस किया जाता है फॉर एन इंडिविजुअल फर्म और इंडस्ट्री, किसी एक इंडिविजुअल फर्म या इंडस्ट्री के लिए। अकॉर्डिंगली माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ब्रीफली रिफर्ड टू एज अ थ्योरी ऑफ प्राइस। तो इसको रिफर किया जाता है एज थ्योरी ऑफ प्राइस में। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये एग्रीगेट करता है आउटपुट एंड जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी एज अ होल देखता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स को रिफर किया जाता है एज अ थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स में थर्ड डिफरेंस आ जाता है कि स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अज्यूम्स दैट माइक्रो वेरिएबल्स रिमेन कांस्टेंट। तो इसमें जितने भी मैक्रो वेरिएबल्स होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी माइक्रो वेरिएबल्स हो जाते हैं वो कांस्टेंट हो जाते हैं। फिर चौथा डिफरेंस आ जाता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो मार्केट फोर्सेस प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम में मार्केट फोर्सेस बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। और अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, तो इसमें गवर्नमेंट पॉलिसी जो होती हैं उनका सिग्निफिकेंट रोल रहता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टर्म विच इज पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। So firstly we understand about positive economics. Positive economics deal with the economic issues. Positive economics जो होता है वो इकोनॉमिक इश्यूज से डील करता है या इकोनॉमिक बिहेवियर से डील करता है, वो रिलेटेड हो चाहे पास्ट से, प्रेजेंट से या फ्यूचर से। इट डील्स विद सच इकोनॉमिक सिचुएशन विच कैन बी स्टडीड बाय यूजिंग फैक्ट्स और फिगर्स। तो ये उन सारी इकोनॉमिक सिचुएशंस को स्टडी करता है जिनमें हम फैक्ट्स का यूज़ करते हैं या फिगर्स का यूज़ करते हैं। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स
ये हो जाता है कि जब इकोनॉमिक इश्यूज को स्टडी किया जाता है, चाहे वो पास्ट के हों या प्रेजेंट के हों या फ्यूचर के हों, और इन इकोनॉमिक सिचुएशंस को स्टडी किया जाता है फैक्ट्स और फिगर्स का यूज करके, तब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हो जाता है यहाँ पे। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है दीज स्टेटमेंट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। इसमें वैल्यू जजमेंट इन्वॉल्व रहता है। दीज स्टेटमेंट्स लीड टू कंट्रोवर्सीज एंड डेब्ट्स। These statements indicate opinions and are therefore not verifiable for truth. These statements reflect what ought to be as a solution to economic problems. तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नॉर्मेटिव स्टेटमेंट के लिए। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में डिफरेंस देख लेते हैं। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील करता है इकोनॉमिक इश्यूज से जो रिलेटेड होते हैं प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर से। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है? तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील करता है ओपिनियंस ऑफ इकोनॉमिस्ट रिलेटेड टू द इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील करता है इकोनॉमिक्स के ओपिनियन से, चाहे वो इकोनॉमिक इश्यूज से डील करें या इकोनॉमिक प्रॉब्लम से डील करें। देन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है? तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिलेट करता है व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील करता है व्हाट ऑट टू बी। देन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आर नॉट नेसेसरीली द स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ, दीज मे बी ट्रू और फॉल्स। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ट्रू भी हो सकती हैं, फॉल्स भी हो सकती हैं, लेकिन जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है कैन नॉट बी टर्म्ड एज ट्रू और फॉल्स। इसमें ट्रू और फॉल्स दोनों के टर्म में नहीं हो सकते हैं। दीज ओपिनियंस इन्वॉल्व ओपिनियन ओनली। इन सारे स्टेटमेंट्स में सिर्फ ओपिनियन इन्वॉल्व रहता है। फिर आते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। तो इसमें फैक्ट्स और फिगर्स आर वेरिएबल फॉर ट्रूथ। इसमें फैक्ट्स और फिगर जो है वेरिएबल के तौर पे काम करते हैं ट्रूथ के लिए, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पे कोई भी वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में किसी भी तरह का वैल्यू जजमेंट नहीं होता है, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में वैल्यू जजमेंट इन्वॉल्व होता है। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के क्या क्या कारण होते हैं? तो इसमें पहला कारण आ जाता है अनलिमिटेड वांट्स। तो ह्यूमन की अनलिमिटेड वांट्स होती हैं, इसलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। तो ये एक कॉज हो गया इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के लिए। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, नो मैन कैन सेटिस्फाई ऑल हिज वांट्स फुली। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति सोसाइटी में नहीं होता है जो अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर चुका हो। वांट्स ऑफ ऑल मेंबर ऑफ द सोसाइटी कैन नॉट बी फुल्ली सेटिस्फाइड एट अ गिवन टाइम। तो एक गिवन टाइम में हर एक व्यक्ति की सारी इच्छाओं को पूरा नहीं किया जा सकता है। देन सेकंड कॉज आ जाता है लिमिटेड और स्कार्स मीन। तो हमारी सोसाइटी में या इस वर्ल्ड में लिमिटेड मीन्स हैं हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, इसलिए ये भी एक कॉज में आ जाएगा कि जब हमारे पास लिमिटेड सोर्सेज होंगे तो हम अपनी इच्छाओं को नहीं पूरा कर पाते हैं, सारी इच्छाओं को नहीं पूरा कर पाते हैं। देन अल्टरनेटिव यूजेस, ये भी एक कॉज आ जाता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। अनदर कॉज ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज दैट द लिमिटेड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तो ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इनमें भी इनका अल्टरनेटिव यूजेस होता है कि अगर कोई रिसोर्स हमारे पास है, कोई मीन्स है, तो उसका अल्टरनेटिव यूज हो जाता है कि वह वहाँ पे ज़्यादा सुटेबल होता है, तो उसे हम वहाँ पे यूज़ कर देते हैं। इसलिए ये भी एक कॉज हो जाता है। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो एक इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम कौन कौन सी होती हैं? तो इसमें 3 सेंट्रल प्रॉब्लम आ जाती हैं, चाहे वो डेवलप्ड इकोनॉमी हो, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी हो, या रिच हो या पुअर हो। हर इकोनॉमी की 3 प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो ये 3 प्रॉब्लम्स हर एक इकोनॉमी में होती हैं। तो इसमें पहला आ जाता है व्हाट टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है कि हम क्या बनाएं, क्या प्रोडक्शन करें, किस चीज़ का प्रोडक्शन करें, किस चीज़ का उत्पाद करें। तो हम उन्हीं चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं जिनकी डिमांड होती है मार्केट में। तो फर्स्टली द इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड व्हाट गुड्स और सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस। तो सबसे पहले इकोनॉमी को ये डिसाइड करना होता है कि उसे क्या प्रोड्यूस करना है, किस चीज़ का उत्पादन करना है। फॉर इंस्टेंस विच ऑफ द कंज्यूमर गुड्स लाइक सुगर, क्लोथ, व्हीट, घी एक्सेट्रा आर टू बी प्रोड्यूस, विच ऑफ द कैपिटल गुड्स। तो कुछ जो है कंज्यूमर गुड्स होते हैं जैसे कि सुगर, क्लोथ, व्हीट, घी एक्सेट्रा, और कुछ कैपिटल गुड्स होते हैं जैसे कि मशीन्स, ट्रैक्टर्स एक्सेट्रा। और उसके बाद आ जाता है चॉइस हैज ऑल्सो बीन मेड बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ वॉर टाइम गुड्स। फिर आ जाता है चॉइस बेस ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वॉर टाइम गुड्स एंड पीस टाइम गुड्स। तो वॉर टाइम गुड्स का मतलब हो जाता है राइफल्स, गन्स, टैंक्स, और पीस टाइम गुड्स का मतलब हो जाता है ब्रेड और बटर। तो ये सारे गुड्स हो जाते हैं। इसमें जो है किसी भी इकोनॉमी को डिसाइड करना होता है कि उसे क्या प्रोड्यूस करना है। When an economy has taken a decision, जब एक इकोनॉमी ये डिसीजन ले लेता है कि उसे क्या प्रोड्यूस करना है, कौन सा गुड्स या कौन सा सर्विस उसे प्रोड्यूस करना है, देन इट हैज़ टू डिसाइड अबाउट द क्वांटिटी। तब उसे डिसाइड करना होता है कि कितनी क्वांटिटी में उसे ये चीज़ प्रोड्यूस करनी है, हाउ मच ऑफ द कंज्यूमर गुड्स एंड हाउ मच ऑफ द कैपिटल गुड्स।
आर टू बी प्रोड्यूस। तो ये डिसाइड किया जाता है कि कितनी मात्रा में कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे और कितनी मात्रा में कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। फिर सेकंड सेंट्रल प्रॉब्लम आ जाती है हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरह से प्रोड्यूस किया जाए। अब हमने डिसीजन ले लिया कि क्या हमें प्रोड्यूस करना है, तो हमें टेक्निक चूज करनी पड़ेंगी कि टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, कौन सी टेक्निक हम लगाएं अपने प्रोडक्शन के लिए। तो हमें ये चूज करना पड़ता है यहाँ पे। तो प्रोडक्शन की 2 टेक्निक्स हो जाती हैं। पहली टेक्निक है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब हो जाता है कि इसमें लेबर यूज करेंगे और लेबर इसमें ज़्यादा यूज करते हैं इन कंपैरिजन टू कैपिटल। कैपिटल कम यूज करते हैं, लेबर का ज़्यादा यूज रहेगा। फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक आ जाती है, तो जिसमें हम कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और लेबर का कम इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हो जाती है। एफिशिएंट टेक्निक ऑफ द प्रोडक्शन इज दैट विच यूजेज द लीस्ट अमाउंट ऑफ द स्कार्स रिसोर्सेज। तो एक एफिशिएंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, एक एफिशिएंट टेक्निक वही होती है प्रोडक्शन के लिए जिसमें हम लीस्ट अमाउंट में स्कार्स रिसोर्सेज को प्रोवाइड करते हैं इन द सेम अमाउंट ऑफ द आउटपुट, और इन अदर वर्ड्स इन द सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट के रूप में, या अदर वर्ड्स में बात करें तो द प्रोडक्शन वुड बी अंडरटेकन एट मिनिमम कॉस्ट। तो जहां पे प्रोडक्शन एक मिनिमम कॉस्ट पे हो जाता है, वो जो है एफिशिएंट टेक्निक हो जाती है प्रोडक्शन के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में बात करेंगे, पीपीसी के बारे में बात करेंगे। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी इज अ कर्व शोइंग अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज। तो पीपीसी ऐसा कर्व होता है जिसमें अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज को दिखाया जाता है दो गुड्स के विद द गिवन रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं और टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन जो है अवेलेबल होगी, उनके बेसिस पे हम दो गुड्स के अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज को शो करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको और भी नामों से जानते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन बाउंड्री या प्रोडक्शन फ्रंटायर के नाम से भी जाना जाता है इसको, एज इट शोज द मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन विद द गिवन रिसोर्सेज। तो ये जो है एक मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन को शो करता है विद द गिवन रिसोर्सेज। दिस कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको ऑल्सो और कई सारे नामों से जानते हैं, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन लाइन और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व के नाम से भी इसको जाना जाता है, बिकॉज इट इंडिकेट्स दैट इफ द मोर ऑफ द गुड एक्स इज टू बी प्रोड्यूस देन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विल हैव टू बी विड्रॉन फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई। तो अगर एक्स गुड ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेने पड़ते हैं गुड वाई से और ट्रांसफर टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स, तो उसको हम ट्रांसफर करते हैं फिर प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स के साथ में। तो गुड वाई इज ट्रांसफॉर्म इन टू गुड एक्स। तो अगर हमारे पास जो है फैक्टर्स की कमी हो जाती है तो हम गुड वाई को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं गुड एक्स के पास में। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज द कर्व शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। तो पीपीसी ऐसा कर्व हो जाता है जो शो करता है एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन को टू गुड्स के विच कैन बी प्रोड्यूस विद द अवेलेबल रिसोर्सेज ऑन द अजम्पशंस। तो अजम्पशंस के बेसिस पे जो है उनको प्रोड्यूस किया जाता है अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ में। इसमें अजम्पशंस आ जाती हैं कि रिसोर्सेज आर गिवन, जो भी रिसोर्सेज आपको गिवन होंगे, गिवन रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। तो जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल कराए जाएंगे वो फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज किए जाएंगे। टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, तो इसमें टेक्नोलॉजी जो है वो पूरी तरह से कांस्टेंट रहती है। फिर पीपीसी के लिए ये एक इलस्ट्रेशन दिया गया है और इसका यहाँ पे सॉल्यूशन बताया गया है। फिर उसके बाद ये फिगर दिया गया है पीपीसी के लिए जिसमें क्लोथ को बताया गया है एक्स एक्सिस पे और वीट को बताया गया है वाई एक्सिस पे। तो ये 1 to 4 तक क्लोथ की स्केल हो जाती है और 0 to 100 तक के लिए वीट के लिए स्केल हो जाती है। इसमें पॉइंट ए पे 100 दिखाया गया है, देन पॉइंट बी पे आते हैं तो उसमें 90 वीट हैं, और पॉइंट सी पे आते हैं तो वहाँ पे 70 वीट्स हैं, और पॉइंट डी की बात करते हैं तो वहाँ पे 40 वीट्स हैं, और पॉइंट ई पे 0 वीट्स आ जाते हैं। तो ये एफ पॉइंट आ जाता है बी और सी के बीच में, जो दिखाता है अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट को। और ये पूरा कर्व शो करता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व को या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर को। तो ये जो है पूरा ग्राफ हो जाता है इसके लिए। अब अजम्पशंस की बात कर लेते हैं, क्या क्या अजम्पशंस हैं। तो अजम्पशंस इसके 3 हो जाते हैं पीपीसी के, जो आपको पहले बताए गए हैं कि इसमें टेक्नोलॉजी रिमेन रहती है, कांस्टेंट हो जाती है टेक्नोलॉजी, और जो भी रिसोर्सेज दिए होते हैं इसमें उसके बाद रिसोर्सेज का फुल्ली यूज और एफिशिएंटली यूज किया जाता है इसमें। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, शिफ्टिंग एंड रोटेशन ऑफ पीपीसी। तो कैसे शिफ्ट होता है और कैसे रोटेशन होता है पीपीसी में, इसको जान लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट आ जाता है चेंज इन रिसोर्सेज में जब चेंजेस किए जाएंगे तो कैसे पीपीसी कर्व चेंज होता है इसको देख लेंगे। तो इसमें पहला चेंज आ जाता है रिसोर्सेज आर इंक्रीज। जब हम रिसोर्सेज को इंक्रीज करेंगे तो हमारा ग्राफ कैसे बढ़ता है इसको देख लेंगे। इफ रिसोर्सेज आर इंक्रीज, अगर हम रिसोर्सेज को इंक्रीज करते हैं तो हम ये पाते हैं कि हमारे गुड्स भी इंक्रीज होंगे दोनों साइड के। तो पीपीसी कर्व जो है वो राइट को शिफ्ट हो जाता है।
तो ये जब रिसोर्सेज को हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा पीपीसी कर्व जो है वो राइट की ओर इंक्रीज होगा, वो इधर की ओर बढ़ेगा। ये देखिए ग्रीन लाइन से जो दिखाया गया है, तो ये जो है रिसोर्सेज को जब हम इंक्रीज करते हैं तब का ग्राफ है। इसके बाद जब हम रिसोर्सेज को रिड्यूस करेंगे, जब हम रिसोर्सेज में कमी करेंगे तो हमारा कर्व जो है वो लेफ्ट साइड में इंक्रीज हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा, इधर को बढ़ेगा फिर ग्राफ जो है, और इसमें गुड्स में कमी आने लगती है। तो ये रिसोर्सेज जब रिड्यूस होंगे तो कर्व जो है लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो जाता है और इसमें गुड्स में कमी आने लगती है। देन इसमें सेकंड चेंज आता है चेंज इन टेक्नोलॉजी के बेसिस पे। तो इसमें पहला चेंज हो जाएगा एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड एग्स। तो एक एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का जब यूज किया जाता है गुड एग्स के लिए, तो इसमें क्या होता है, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड एग्स वुड मीन मोर प्रोडक्शन ऑफ गुड एग्स। तो इसमें मोर प्रोडक्शन किया जाता है गुड एग्स का विद सेम रिसोर्सेज। तो इसमें जो रोटेशन होगा वो कहीं भी शिफ्ट नहीं होता है। तो ये जो है ग्राफ दिया गया है एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड एग्स के लिए। अब आ जाते हैं एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई। तो गुड वाई के लिए जब प्रोडक्शन किया जाएगा तो इसमें भी किसी भी तरह का रोटेशन नहीं होता है, शिफ्ट नहीं होता है कर्व इसमें भी। तो ये शो किया गया है इसका ग्राफ। अब थर्ड आ जाता है एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड एक्स एंड गुड वाई। तो गुड एक्स और गुड वाई के लिए जब एफिशिएंट टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस किए जाएंगे तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो है एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड एक्स एंड गुड वाई वुड मीन ग्रेटर प्रोडक्शन ऑफ द बोथ गुड एक्स एंड गुड वाई। तो इसमें जब टेक्नोलॉजी का चेंजेस किया जाएगा तो दोनों ही गुड्स के प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जैसे आपको ग्रीन लाइन इसमें दिखाई जा रही है। फिर देखते हैं प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी कर्व। तो पीपीसी कर्व के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसमें पीपीसी जो होता है वो स्लोप करता है डाउनवर्ड की तरफ, नीचे को झुका होता है। पीपीसी इज कॉन्केव होता है द पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे, एंड राइटवर्ड शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी। तो पीपीसी कर्व हमेशा राइट की ओर शिफ्ट होता है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पीपीसी के लिए। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेंड्स टू राइज। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझ लेते हैं। और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेंड टू राइज बिकॉज एज रिसोर्सेज आर कंटिन्यूअसली शिफ्टेड फ्रॉम अपॉर्चुनिटी 1 टू अपॉर्चुनिटी 2। तो जब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होगी तो इसका मतलब है कि रिसोर्सेज जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं अपॉर्चुनिटी 1 से लेकर 2 तक। एग्जिस्टिंग स्पेशलाइज्ड यूज इज डिस्ट्रीब्यूटेड व्हेन द स्पेशलाइज्ड यूज ऑफ रिसोर्सेज मस्ट ऑल्सो भी इंक्रीज। तो इसमें स्पेशलाइज्ड यूज ऑफ रिसोर्सेज को भी इंक्रीज किया जाता है। ये इस फिगर के द्वारा शो किया गया है और इसमें आपको इलस्ट्रेशन के थ्रू समझाया गया है अपॉर्चुनिटी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। अब डिफरेंस देख लेते हैं क्या है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द रेशियो बिटवीन लॉस ऑफ आउटपुट एंड गेन ऑफ आउटपुट। तो ये एक रेशियो होता है लॉस ऑफ आउटपुट एंड गेन ऑफ आउटपुट के बीच में व्हेन सम रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम यूज 1 एंड यूज 2। तो जब कुछ रिसोर्सेज शिफ्ट होते हैं यूज 1 से यूज 2 में, तब इसमें रेशियो निकाला जाता है बिटवीन लॉस ऑफ आउटपुट और गेन ऑफ आउटपुट के बीच में। अब सेकेंड आ जाता है डिफरेंस के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में। देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। तो इसमें डिफरेंस आ जाता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नॉट द रेशियो। ये कोई भी रेशियो नहीं होता है। इट रिफर्स टू टोटल लॉस ऑफ आउटपुट। ये टोटल लॉस होता है आउटपुट का व्हेन सेम रिसोर्सेज आर शिफ्ट, जब सेम रिसोर्सेज शिफ्ट होते हैं यूज 1 से यूज 2 में। देन सेकेंड डिफरेंस देख लेते हैं। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंडिकेट द कॉस्ट ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो जब इसमें एक एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट की कॉस्ट जोड़ दी जाती है when some resources shift from one use to second use, तब इसको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वह होती है जब कॉस्ट ऑफ ऑल द यूनिट्स प्रोड्यूस when same resources are shift from use 1 to use 2। तो ये इंडिकेट करता है ऑल यूनिट्स को जो प्रोड्यूस की गई हैं सेम रिसोर्सेज के द्वारा, जो शिफ्ट होता है फ्रॉम यूज 1 टू यूज 2। Then coming to the next topic, which is consumers equilibrium and utility analysis। तो consumer equilibrium and utility analysis के बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहले जान लेते हैं कि कंज्यूमर क्या होता है। कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट। एक वो इकोनॉमिक एजेंट होता है कंज्यूमर जो यूज करता है गुड्स और रिसोर्सेज को फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज और हर वांट्स। तो वो अपनी डायरेक्ट वांट्स को जो है डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है उन गुड्स या सर्विसेज का यूज करके, तो उसे हम कंज्यूमर कहते हैं।
आप जान लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। तो यूटिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है इसको जानते हैं। कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लीड टू सेटिस्फेक्शन ऑफ द ह्यूमन वांट्स। जब कोई भी ह्यूमन किसी भी गुड्स का या सर्विसेज का कंजप्शन करता है तो वह अपने वांट्स को सेटिस्फाई करता है। यू कंज्यूम अ कप ऑफ टी, अगर आप एक कप ऑफ टी को कंज्यूम करते हैं तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, और ये जो सेटिस्फैक्शन होता है इसी को यूटिलिटी कहा जाता है। दस यूटिलिटी में बी डिफाइंड एज द सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ अ कमोडिटी। तो यूटिलिटी वह टर्म होता है जब हम किसी भी तरह का सेटिस्फैक्शन प्राप्त करते हैं एक कमोडिटी का कंजप्शन करके, तो उसे यूटिलिटी कहा जाता है। या ऐसे भी बता सकते हैं कि वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी को हम यूटिलिटी कहते हैं। अब देखते हैं मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। तो यूटिलिटी को कैसे मेजर किया जाता है। तो यूटिलिटी को मेजर करने के लिए कार्डिनल और ऑर्डिनल मेजरमेंट किया जाता है। कैन बी मेजर सेटिस्फैक्शन। तो अगर हम ये देखें कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं या नहीं, तो दो ग्रेट इकोनॉमिक्स थे, मार्शल और हिक्स। तो इन्होंने डिफरेंट ओपिनियन दिए हैं। मार्शल का बिलीव था दैट वी कैन मेजर सेटिस्फैक्शन। उनका कहना था कि हम सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर के तौर पे 1 2 3 4 एक्सेट्रा के फॉर्म में। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड बाय मार्शल इज टू मेजर यूटिलिटी इज कॉल्ड यूटिल्स। तो मार्शल ने जो मेजर्स तो यूज़ किए थे यूटिलिटी को मेजर करने के लिए, उसको यूटिल्स कहा गया था। व्हेन यू कंज्यूम अ कप ऑफ टी, अगर हम एक कप ऑफ टी को कंज्यूम करते हैं, देन यू कैन एक्सप्रेस योर सेटिस्फैक्शन एज इक्वल टू 2 यूटिल्स। तो इन सेटिस्फैक्शन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इक्वल टू 2 यूटिल्स और 3 यूटिल्स। दिस इज कॉल्ड कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। तो इसी को कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी का नाम दिया गया। फिर हिक्स ने बताया कि हिक्स ऑन द अदर हैंड, उनका मानना था कि बिलीव दैट सेटिस्फैक्शन कैन ओनली बी रैंक्ड एज हायर और लोअर। तो हिक्स ने ये बताया कि हम इसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं नंबर्स के फॉर्म में, बल्कि हम इसे रैंक कर सकते हैं एज हायर और लोअर। इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन यूटिल्स। तो उन्होंने बताया कि हम इसे यूनिट्स में या यूटिल्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। वॉट यू कैन से इज दैट अ कप ऑफ टी गिव्स यू ग्रेटर सेटिस्फैक्शन देन अ कप ऑफ कॉफी। तो आपसे पूछा जाएगा कि एक कप ऑफ टी आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता है इन कंपैरिजन टू अ कप ऑफ कॉफी, तो आप क्या बताएंगे कि कौन सा आपको ज़्यादा जो है देता है सेटिस्फैक्शन और कौन सा आपको कम सेटिस्फैक्शन देता है। तो उसमें आप हायर और लोअर के फॉर्म में रैंक करेंगे उस चीज़ को। इसी को ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी का नाम दिया गया। तो ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी का मतलब हो जाता है मीन्स दैट यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन कैन ओनली बी रैंक। इसको सिर्फ रैंक किया जा सकता है हाई और लो में। इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स लाइक 1 2 3 4। तो इसको जो है यूनिट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, जबकि कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी को हम यूनिट्स के तौर पे मेजर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ 1 2 3। द प्रेजेंट डिस्कशन अगर हम बात करें इसमें, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑन द कंजप्शन ऑफ कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, इसी को हम यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहा जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो क्या कॉन्सेप्ट है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का, ये समझ लेते हैं। टोटल यूटिलिटी का मतलब हो जाता है इट इज द सम टोटल ऑफ द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। तो एक कमोडिटी के हर एक यूनिट का जब हम कंजप्शन करते हैं तो उससे हमें जो सम टोटल मिलता है यूटिलिटी का, उसको टोटल यूटिलिटी कहा जाता है। तो अगर हमें किसी भी कमोडिटी से 10 यूटिल्स और 9 यूटिल्स मिल रहे हैं तो टोटल यूटिलिटी होता है 19 यूटिल्स। तो ये जो है 19 यूटिल्स जो 10 और 9 को मिलाकर बनेगा, उसको हम टोटल यूटिलिटी कहेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। तो मार्जिनल यूटिलिटी इट रिफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी ऑन द अकाउंट ऑफ द कंजप्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। तो हम जब किसी भी एक कंजप्शन में या एक कमोडिटी में एक एडिशनल यूनिट को जोड़ देते हैं तो उस एडिशनल यूटिलिटी को ही मार्जिनल यूटिलिटी को कहा जाता है। इसको MU से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एडिशनल मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू टोटल यूटिलिटी एन माइनस टोटल यूटिलिटी एन माइनस 1। तो ये जो है मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे निकल आएगी। इसके लिए टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के लिए आपको एक इलस्ट्रेशन करके दिखाया गया है ये, और फिर उसका ग्राफ प्रेजेंट किया गया है। तो ये जो TUX है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है टोटल यूटिलिटी कर्व को, और ये जो है MUX ये रिप्रेजेंट करता है मार्जिनल यूटिलिटी कर्व को। अब देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। तो MU और TU के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसके लिए एक इलस्ट्रेशन को देखते हैं। तो इसमें क्वांटिटी प्रेजेंट की गई है, टोटल यूटिलिटी के नंबर्स दिए गए हैं और मार्जिनल यूटिलिटी के लिए भी डेटा दिया गया है इसमें। तो ये ग्राफ के तौर पे यहाँ पे समझाया गया है। टोटल यूटिलिटी का ग्राफ है जिसमें y एक्सेस पे यूटिलिटी को प्रेजेंट किया गया है
और एक्स एक्सेस पे भी क्वांटिटी को प्रेजेंट किया गया है। तो ये ग्राफ हो जाता है ब्लू लाइन में टोटल यूटिलिटी का। तो ये टोटल यूटिलिटी कर्व है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है कर्व मार्जिनल यूटिलिटी का। तो मार्जिनल यूटिलिटी में वाई एक्सेस पे यूटिलिटी को प्रेजेंट किया गया है और एक्स एक्सेस पे इसमें क्वांटिटी को प्रेजेंट किया गया है। तो ये जो ब्लू लाइन है वो शो करती है मार्जिनल यूटिलिटी कर्व को। तो अब इसमें डिफरेंस क्या है या रिलेशनशिप क्या है मार्जिनल यूटिलिटी कर्व और टोटल यूटिलिटी कर्व में। तो इसमें अगर रिलेशन की हम बात करते हैं तो ये देखिए, ये जो लाइन है वो जो है इस जो है इक्विलिब्रियम से स्टार्ट होकर, मार्जिनल यूटिलिटी के इक्विलिब्रियम से स्टार्ट होकर टोटल यूटिलिटी के इक्विलिब्रियम से स्टार्ट हो रही है और मार्जिनल यूटिलिटी के इक्विलिब्रियम पर हियर इट इज जॉइंट। तो यहाँ पे ये जॉइंट हो रही है। तो ये एक रिलेशनशिप हो जाता है मार्जिनल यूटिलिटी कर्व और टोटल यूटिलिटी कर्व के इक्विलिब्रियम के बीच में। तो ये पॉइंट जो है ये होता है पॉइंट ऑफ सैचुरेशन और पॉइंट ऑफ, इसको जो है पॉइंट ऑफ सैटिटी भी कहा जाता है। mu इक्वल टू 0। तो यहाँ पे mu जो है वो 0 रहता है। अब ये जो रिलेशनशिप दिखाया गया है mu और tu के बीच में, इसके कुछ अजम्पशंस हो जाते हैं या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि tu टोटल यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज होता है एज लॉन्ग इन कंपेरिजन टू मार्जिनल यूटिलिटी, और वो पॉजिटिव रहता है मार्जिनल यूटिलिटी। और यहाँ पे tu इज मैक्सिमम व्हेन mu इज 0। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है तो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है। tu स्टार्ट डिक्लाइनिंग व्हेन mu इज निगेटिव। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो जाती है तो टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होने लगती है। इन डिक्रीजिंग mu implies that tu इंक्रीजिंग एट द डिक्रीजिंग रेट। तो यहाँ पे जब डिक्रीज होने लगता है mu तो वहाँ पे टोटल यूटिलिटी जो है इंक्रीज होने लगती है ऑन द रेट ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रेट। तो ये टेबल 2 जो दिया गया है उसके बीच में रिलेशनशिप बताया गया है यहाँ पे। देन आते हैं कि क्या रिलेशनशिप है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में। तो tu इक्वल टू summation mu and total utility increases as so long as mu is positive, and when mu is 0 then total utility is maximum when mu is negative। तो जब mu नेगेटिव रहता है तो tu जो है डिमिनिशिंग हो जाता है, घटने लगता है। डिक्रीजिंग mu implies that tu is increasing at a decreasing rate। तो ये रिलेशनशिप हो जाता है tu और mu के बीच में, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं। साइकोलॉजिकली इंटेंसिटी ऑफ डिजायर फॉर अ कमोडिटी टेंड्स टू डिक्रीज एज मोर और एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी लाइक अ कप ऑफ टी नॉट अ स्पून ऑफ टी, अ ग्लास ऑफ मिल्क नॉट अ ड्रॉप ऑफ मिल्क। तो ये जो है प्रेजेंट किया जाता है कि आप कैसे इसको प्रेजेंट करते हैं। आप कप ऑफ टी बोलते हैं ना कि जो है स्पून ऑफ टी, ग्लास ऑफ मिल्क बोलते हैं ना कि ड्रॉप ऑफ मिल्क। आर कंज्यूम्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, तो इनको कंज्यूम किया जाता है एक पॉइंट पर, एक टाइम पर। इम्प्लाइंग दैट कंजप्शन ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी इज कंटिन्यूअस। तो जहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी को कंटिन्यूअसली कंज्यूम किया जाता है तो इसी लॉ को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से जाना जाता है। डिमिनिशिंग mu implies that the total utility will increase only at the diminishing rate। तो ये जो है एक एग्जांपल दिया गया है टेबल के थ्रू मार्जिनल लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी के लिए। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज अ फंडामेंटल लॉ। तो इसके बारे में बताया गया है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंटिन्यूअसली कंज्यूम्ड। तो जैसे ही मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ ए कमोडिटी को हम कंटिन्यूअसली कंज्यूम करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट्स मस्ट डिक्लाइन। तो वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है एवरी एडिशनल यूनिट से जो हमें मिलती है वो डिक्लाइन होने लगती है। इंडीड इट इज़ सो वेरी नेचुरल टू हैपन इन द रिस्पेक्ट ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये बहुत नेचुरल होता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड, इसी को हम कहते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन या फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ इसे कहा जाता है। 2 बेसिक अजम्पशंस की बात कर देते हैं। तो इस लॉ के 2 बेसिक अजम्पशन हो जाते हैं। पहला है इसमें से ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द कमोडिटी आर कंज्यूम्ड। तो सिर्फ जो है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी को ही कंज्यूम किया जाता है। लाइक अ कप ऑफ टी नॉट अ कप ऑफ स्पून ऑफ टी। तो एक कप ऑफ टी को ही कंज्यूम किया जाएगा, ना कि एक स्पून ऑफ टी को। कंजप्शन ऑफ कमोडिटी इज कंटिन्यूअस। तो इसमें जो है कमोडिटी का कंजप्शन कंटिन्यूअसली रहता है। नॉट दैट वन यूनिट ऑफ द कमोडिटी इज कंज्यूम्ड नाउ एंड द अदर टुमारो। तो इसमें जो है ये नहीं होता है कि हम किसी कमोडिटी को आज थोड़ा सा कंज्यूम कर रहे हैं फिर थोड़ा सा कल कर लेंगे। तो इसमें कंटिन्यूअसली ही कमोडिटी का कंजम्पशन किया जाता है। अब ये जो है एक क्वेश्चन के थ्रू प्रेजेंट किया गया है
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को। कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में समझ लेते हैं कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का क्या कॉन्सेप्ट है। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम refers to a situation wherein a consumer gets maximum satisfaction out of his given income। तो एक गिवन इनकम से जब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त होता है एक कंज्यूमर को, तो उसे हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। एंड ही हैज़ नो टेंडेंसी टू मेक एनी चेंज इन हिज एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर। इन अदर वर्ड्स, अगर अदर वर्ड्स की मैं बात करें तो कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही रिगार्ड्स his actual behavior as the best possible under the circumstances and feels no necessity to change his behavior as long as circumstances remain unchanged। तो human behavior में किसी भी तरीके का इसमें change नहीं पाया जाता है जब तक कि जो है circumstances में change नहीं आता है। The consumer is in equilibrium when given in his income and market price he plans his expenditure in such a manner that he maximizes his total satisfaction। तो इसमें जो है उनकी इनकम पर मार्केट प्राइसेस पे जो है प्लान किए जाते हैं एक्सपेंडिचर्स को और उनकी टोटल सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज किया जाता है। आप देखते हैं अजम्पशंस रिलेटिंग टू कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कुछ अजम्पशंस हो जाते हैं, जैसे कि रैशनल कंज्यूमर्स, कार्डिनल यूटिलिटी, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। तो ये कुछ अजम्पशंस थे। फिर आ जाता है कॉन्सेप्ट मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का। तो वी एड्रेस द बेसिक क्वेश्चन about how much of a commodity a consumer buy so that he maximizes his satisfaction and attain the point of equilibrium। तो कैसे पता चलेगा कि कंज्यूमर कितनी यूनिट्स को अडॉप्ट करे या कंज्यूम करे जिससे वो जो है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को पा सके या इक्विलिब्रियम पॉइंट को पा सके। तो इसमें टू डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं। पहली सिचुएशन आ जाती है व्हेन ओनली वन कमोडिटी इज कंज्यूम, जब सिर्फ एक कमोडिटी को कंज्यूम किया जाएगा, और जब मोर देन टू कमोडिटी को कंज्यूम किया जाएगा। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी केस में देखते हैं। तो इसमें जो है परचेज ऑफ कमोडिटी बाय कंज्यूमर डिपेंड ऑन द थ्री फैक्टर्स पे परचेज ऑफ कमोडिटी डिपेंड करता है कंज्यूमर्स का। पहला है प्राइस ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी का प्राइस क्या है। मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी क्या है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है। तो उसके लिए ये जो है क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें। अब आ जाता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी या सेवरल कमोडिटी के केसेस पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे देखेंगे। तो कंसीडर एज अ सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर इज बाइंग कमोडिटी एक्स एंड वाई विद हिज गिवन इनकम। तो अपनी गिवन इनकम के साथ में कंज्यूमर जब दो कमोडिटी या उससे ज़्यादा कमोडिटीज को परचेज करता है, हाउ विल ही स्ट्राइक हिज इक्विलिब्रियम। तो कैसे वो इक्विलिब्रियम को पा सकता है। इन द केस ऑफ एनी वन कमोडिटी सेज एक्स कमोडिटी, अ कंज्यूमर स्ट्राइक्स हिज इक्विलिब्रियम व्हेन MUX अपॉन PX इक्वल टू MUM। तो इस तरह से दो सिचुएशंस इसकी हो जाती हैं। अब ग्राफिकली प्रेजेंट किया गया है इलस्ट्रेशन के थ्रू कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज केस। तो इसमें जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को प्रेजेंट किया गया है, जिसमें से ग्रीन लाइन आपको रिप्रेजेंट करती है MUX को और ब्लू लाइन आपकी प्रेजेंट कर रही है MUY को, और यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो प्रेजेंट करता है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम को। तो इसी के बेसिस पे कुछ फैक्ट्स को रिवील किया गया है जो इस तरह से हैं। इसके बाद कॉन्सेप्ट आ जाता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का। तो कंज्यूमर स्ट्राइक्स हिज इक्विलिब्रियम व्हेन द लीस्ट रुपी स्पेंड बाय हिम गिवन हिम इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। तो जब जो है कंज्यूमर के द्वारा लास्ट रुपये को स्पेंड किया जाता है तो उसे इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त होती है, वेदर ही स्पेंड ऑन द गुड्स एक्स और गुड वाई, चाहे वो गुड एक्स पे स्पेंड करे या गुड वाई पे। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन कॉन्टेक्स्ट टू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को जानेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बेसिस पे। तो IC कर्व इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एज डिफरेंट फ्रॉम यूटिलिटी एनालिसिस। तो यूटिलिटी एनालिसिस के रूप में इसको समझेंगे। The basic limit of the utility analysis is that it is based on the consumption of the cardinal measurement of the utility। तो ये बेस होता है cardinal measurement of utility पे। The IC analysis, indifference curve analysis of the consumer's equilibrium discard this assumption, instead it is based on the concept of the cardinal measurement of utility। तो indifference analysis जो है वो बेस्ड होता है ordinal measurement of utility पर। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट यूटिलिटी इज ओनली रैंक एज हाई और लो। तो इसके कॉन्सेप्ट के बेसिस पे यूटिलिटी को सिर्फ रैंक किया जाता है या तो हाई पर या लो पर। इसमें जो है एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है यूटिलिटी को यूनिट्स के फॉर्म में, लाइक 1, 2 और 3 के फॉर्म में। अब आ जाते हैं कुछ अजम्पशंस हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। मनी इनकम ऑफ
द कंज्यूमर इज गिवन, तो इसमें मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर गिवन रहता है एंड डज नॉट चेंज, और वो चेंज नहीं होता है। द कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम ऑन सच गुड्स विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर ईच एंड अदर लाइक एप्पल्स और ऑरेंजेस। देन थर्ड assumption आ जाता है द कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेज ऑफ द टू गुड्स इज वेल डिफाइंड, तो कंज्यूमर की प्रेफरेंस जो होती है वो वेल डिफाइंड रहती है। मोर ऑफ अ गुड ऑलवेज गिवन मोर सेटिस्फैक्शन, तो जितने ज़्यादा गुड्स होंगे वो उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देते हैं। इसको कहा जाता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस ऑफ गुड। द कंज्यूमर इज रैशनल, तो यहाँ पे कंज्यूमर जो होता है वो रैशनल रहता है। इंडिफरेंस कर्व को ग्राफ के फॉर्म में शो करने के लिए ये एक एग्जांपल दिया गया है जिसमें नंबर ऑफ एप्पल्स बताए गए हैं और नंबर ऑफ ऑरेंजेस बताए गए हैं। तो इसका कर्व देख लेते हैं। ये इसका कर्व हो जाता है इंडिफरेंस कर्व जिसको कहते हैं। इसमें वाई एक्सेस पे ऑरेंजेस को दिखाया गया है और एक्स एक्सेस पे इसमें एप्पल्स को प्रेजेंट किया गया है, और ये जो ब्लू लाइन है वो हमारे इंडिफरेंस कर्व को प्रेजेंट करती है। अब समझ लेते हैं कि इंडिफरेंस सेट क्या होता है। तो इट इज द सेट ऑफ दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, तो ये दो गुड्स का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है विच ऑफर्स द कंज्यूमर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, जो कंज्यूमर्स को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को ऑफर करता है, सो दैट द कंज्यूमर इज इंडिपेंडेंट अक्रॉस द ऑल कॉम्बिनेशन इन हिज इंडिफरेंस सेट। अब देखेंगे इंडिफरेंस कर्व को, तो इंडिफरेंस कर्व एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होता है इंडिफरेंस सेट ऑफ कंज्यूमर्स का। इट शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज, ये जो है दो कमोडिटीज के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को प्रेजेंट करता है, ऑफरिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर्स, तो जो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को ऑफर करते हैं कंज्यूमर्स को, तो ये इंडिफरेंस कर्व होता है। अब समझेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तो क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इंडिफरेंस कर्व की। फर्स्ट वन इज इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, तो इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं वो ऑलवेज स्लोप करते हैं डाउनवर्ड साइड में। देन सेकेंड प्रॉपर्टी आ जाती है कि इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स इन टू द ओरिजिन, तो ये जो होते हैं इंडिफरेंस कर्व वो कॉन्वेक्स इन ओरिजिन होते हैं। एमआरएस की बात कर लेते हैं, तो एमआरएस रिफर्स टू द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्सटीट्यूट वन गुड फॉर द अदर, तो एमआरएस जो है वो प्रेजेंट करता है रेट को कि कंज्यूमर कैसे विलिंग है, कैसे उनकी इच्छा है एक सब्सटीट्यूट गुड को अदर सब्सटीट्यूट गुड्स से लेने के लिए। और एमआरएस जो है वो रिफर करता है रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू स्कैरिफाइज द गुड वाई और गुड एक्स। देन यहाँ पे समझाया गया है कि कैसे एमआरएस या क्यों एमआरएस जो है हमेशा डिक्लाइन होता है, तो उसका रीज़न यहाँ पे बताया गया है और फिर इस चीज़ को एक इलस्ट्रेशन के थ्रू इसको जो है प्रूफ किया गया है। तो ये इलस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे डायग्राम दिया गया है पूरा कि क्यों एमआरएस जो है हमेशा डिमिनिशिंग रेट में रहता है। तो एमआरएस इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का फॉर्मूला हो जाता है, और ये इसमें कुछ जो है अजम्पशंस हो जाती हैं। IC इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, इसके पीछे क्या रीजन है, तो यस IC इंडिफरेंस कर्व इज नॉर्मली कॉन्वेक्स टू द नेचर, ये हमेशा कॉन्वेक्स रहता है क्योंकि एमआरएस इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होता है जो डिक्लाइनिंग रेट को प्रेजेंट करता है एक कर्व के जो लेफ्ट फ्रॉम राइट होता है। नोट दैट द delta y upon delta x is identical with the slope of indifference curve, so that the declining MRS means that the slope of IC tends to decline as we move down this curve, तो जैसे जैसे हम मूव डाउन होते हैं वैसे वैसे स्लोप जो है डाउनवर्ड हो जाता है। ऑल्सो नोट दैट इट इज डिक्लाइनिंग MRS दैट मेक्स इंडिफरेंस कर्व एज कॉन्वेक्स, जो है MRS जो है जब डाउनवर्ड होता है तो वो इंडिफरेंस कर्व को कॉन्वेक्स बना देता है ओरिजिन से, और हायर द MRS ग्रेटर द कॉन्वेक्सिटी, तो जितना MRS हाई होगा उतना कॉन्वेक्सिटी ग्रेटर हो जाती है। थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है कि हायर इंडिफरेंस कर्व शोज द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, तो जितना हायर हमारा इंडिफरेंस कर्व हो जाता है उतनी हमारी जो है सेटिस्फैक्शन हाई होती चली जाती है। तो ये कुछ प्रेजेंट किए गए हैं इंडिफरेंस कर्व को, तो ये जैसे ब्लू लाइन शो की गई है यहाँ पे, देन डार्क ब्लू आ जाती है, फिर ग्रीन है, फिर ऑरेंज है, तो ये जैसे जैसे हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं इंडिफरेंस कर्व वैसे वैसे हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी बढ़ता चला जा रहा है, हाई होता चला जा रहा है। देन फोर्थ प्रॉपर्टी आ जाती है इंडिफरेंस कर्व डू नॉट क्रॉस एंड इंटरसेक्ट ईच अदर, तो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं इंडिफरेंस कर्व और ना ही क्रॉस करते हैं एक दूसरे को। देन फिफ्थ प्रॉपर्टी आ जाती है कि इंडिफरेंस कर्व डज नॉट टच एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, तो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस को टच नहीं करते हैं, इसको छूते नहीं हैं। ये यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है एक्स एक्सेस के लिए और ये वाई एक्सेस के लिए। अब हम नेक्स्ट टर्म को देख लेते हैं कंज्यूमर्स बजट सेट या बजट लाइन को, तो इसको एक इलस्ट्रेशन के थ्रू दिखाया गया है। यूनिट्स ऑफ गुड 1 और यूनिट्स ऑफ गुड 2 प्रेजेंट की गई है टेबल में।
बजट सेट का मतलब हो जाता है, बजट सेट रिफर्स टू द अटेनमेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द सेट ऑफ टू गुड्स। तो एक अटेनमेंट कॉम्बिनेशन जो होता है दो गुड्स का, वो प्रेजेंट किया जाता है गिवन प्राइस ऑफ गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स। तो वो गिवन प्राइस होता है गुड्स का कंज्यूमर के लिए, इनकम और गुड्स का कंज्यूमर के लिए। द बजट सेट इक्वेशन, तो बजट सेट की जो इक्वेशन होती है उसको बजट इक्वेशन के नाम से जाना जाता है, जो प्रेजेंट होती है P1x1 प्लस P2x2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू वाई। तो P1 जो है यहाँ पे फर्स्ट गुड का प्राइस हो जाता है, क्वांटिटी हो जाती है x1 एंड P2 जो है वो सेकंड गुड्स का प्राइस है और x2 जो है वो सेकंड गुड्स की क्वांटिटी है, और y यहाँ रिप्रेजेंट करता है टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल बजट को। देन बजट सेट इज ऑल्सो कॉल्ड, बजट सेट को हम और भी नाम से जानते हैं, जैसे कि बजट कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है इसको। अब बजट लाइन के लिए एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें बजट लाइन को प्रेजेंट किया गया है ग्राफ के थ्रू। तो ये जो है इस क्वेश्चन के लिए बजट लाइन है, यहाँ पे इसको प्राइस लाइन या बजट लाइन के नाम से भी जानते हैं। बजट लाइन क्या होती है इसको समझ लेते हैं। तो बजट लाइन इज अ लाइन, एक ऐसी लाइन हो जाती है जो शो करती है डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन को गुड 1 और गुड 2 के लिए विच अ कंज्यूमर कैन बाय, जो एक कंज्यूमर बाय करते हैं गिवन हिज बजट एंड द प्राइस ऑफ गुड्स, उनके बजट में या प्राइस ऑफ गुड्स के बेसिस पे, एंड कंज्यूमर टू एनीवेयर ऑन द बजट लाइन अ कंज्यूमर इज स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम आइदर ऑन गुड्स एक्स एंड गुड वाई और ऑन बोथ गुड एक्स एंड गुड 1 एंड गुड 2। तो कंज्यूमर किसी एक गुड पर अपनी सारी इनकम को जो है स्पेंड करता है, या दोनों ही गुड्स पर अपनी सारी इनकम को वो स्पेंड कर देता है, तब हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को बनाते हैं जो प्रेजेंट करते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को, जिसको बजट लाइन कहा जाता है। अब दिखाया गया है बजट लाइन एंड अटेनमेंट एंड नॉन अटेनमेंट कॉम्बिनेशंस को। तो ये जो है ग्राफ के थ्रू दिखाए गए हैं, नॉन फिजिबल और नॉन अटेनमेंट कॉम्बिनेशंस हैं ये, और इधर जो है शो किए गए हैं फिजिबल और अटेनमेंट कॉम्बिनेशन। तो ये नॉन फिजिबल और नॉन अटेनमेंट है, तो ये फिजिबल और अटेनमेंट कॉम्बिनेशंस हो जाते हैं बजट लाइन के। फिर आ जाता है कि बजट सेट और बजट लाइन में क्या डिफरेंस होता है। तो बजट सेट के लिए एक इक्वेशन होती है P1x1 प्लस P2x2 लेस देन और इक्वल टू y, और बजट लाइन के लिए इक्वेशन हो जाती है P1x1 प्लस P2x2 इक्वल टू y। बजट सेट इंक्लूड्स ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स x एंड y on which the actual expenditure is equal or less than the given income of the consumers। तो बजट सेट वो हो जाते हैं जो ऑल कॉम्बिनेशंस को प्रेजेंट करते हैं एक्स और वाई के, जो है एक्चुअल एक्सपेंडिचर को इक्वल या लेस देन गिवन इनकम ऑफ कंज्यूमर्स में प्रेजेंट करते हैं। और बजट लाइन जो होती है वो केवल जो है सच कॉम्बिनेशन, ऐसे कॉम्बिनेशन को प्रेजेंट करती है गुड्स एक्स और गुड वाई के, ऑन विच द एक्चुअल एक्सपेंडिचर बाय द कंज्यूमर इज एग्जैक्टली इक्वल टू हिज गिवन इनकम। तो जो एग्जैक्टली उसके गिवन इनकम के इक्वल टू में होंगे वही जो है कॉम्बिनेशन को बजट लाइन में प्रेजेंट किया जाता है। अब स्लोप देख लेते हैं, बजट लाइन या प्राइस लाइन का स्लोप कैसा होता है। तो बजट लाइन और प्राइस लाइन इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होता है, और स्लोप ऑफ बजट लाइन की अगर हम बात करें तो इसका स्लोप जो है इस तरह से होता है। स्लोप ऑफ प्राइस लाइन इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स के कॉम्बिनेशन से इसको निकाला जाता है। इट इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द प्राइस लाइन सिंपली बिकॉज दिस इज स्ट्रेट लाइन। तो ये कांस्टेंट होता है क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन रहता है बजट लाइन, और इसमें प्राइस लाइन इज ड्रॉन एज अ स्ट्रेट लाइन। प्राइस लाइन जो है एक स्ट्रेट लाइन के तौर पे ड्रॉ की जाती है। फिर कुछ अजम्पशंस हो जाते हैं, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम रिफर्स टू द ऑप्टिमम चॉइस ऑफ द कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जो होता है वो रिफर करता है ऑप्टिमम चॉइस ऑफ कंज्यूमर्स को। इट इज रीच्ड व्हेन ही मैक्सिमाइजेस हिज सेटिस्फैक्शन। तो यह तब रीच किया जाता है कंज्यूमर के द्वारा जब उसके सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज किया जाता है, मैक्सिमाइज किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड जो टॉपिक है। कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड समझ लेते हैं कि डिमांड का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज द डिजायर टू बाय अ कमोडिटी बैक्ड विद द सफिशिएंट परचेजिंग पावर। तो हम किसी चीज़ की जब डिमांड करते हैं इसका मतलब होता है कि हमें उस चीज़ की डिज़ायर है, हम उस चीज़ को खरीदना चाहते हैं विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर के थ्रू एंड विलिंगनेस टू स्पेंड, और हम उस पर स्पेंड करना चाहते हैं, उस पर खर्चा करना चाहते हैं। तो इसी को हम डिमांड कहते हैं, किसी कमोडिटी का डिमांड करना ये हो जाता है।
डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड में क्या फ़र्क होता है, इसमें इसका मतलब क्या हो जाता है, इसको समझ लेते हैं। तो डिमांड रिफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी। ये डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज होती हैं एक कमोडिटी की, दैट द कंज्यूमर इज रेडी टू बाय, जो एक कंज्यूमर खरीदना चाहता है एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। और फिर क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाता है, तो क्वांटिटी डिमांडेड रिफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी, ये एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है टू बी परचेज अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो परचेज की जाती है इन अगेंस्ट ऑफ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कमोडिटी। डिमांड शेड्यूल क्या होता है, तो साइमंसन ने बताया है कि द टेबल रिलेटिंग टू द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल। तो जो टेबल प्रेजेंट करती है या रिलेट करती है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड को, उसी को डिमांड शेड्यूल कहा जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड शेड्यूल इंक्लूड करता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को और मार्केट डिमांड शेड्यूल को। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इस तरह से बताया गया है कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल रिफर्स टू द डिमांड शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल। ये एक इंडिविजुअल बायर या कंज्यूमर के लिए जो है डिमांड शेड्यूल होता है मार्केट में, जिसको इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहा जाता है। तो इसको टेबल 1 के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को। नेक्स्ट आते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल पर। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है, इन एवरी मार्केट, हर एक मार्केट में देयर आर सेवरल कंज्यूमर्स ऑफ द कमोडिटी। यहाँ पे कुछ जो है सेवरल कंज्यूमर्स होते हैं, कुछ अलग कंज्यूमर्स रहते हैं हर एक कमोडिटी के। मार्केट डिमांड शेड्यूल रिप्रेजेंट्स डिमांड फॉर अ कमोडिटी ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट। तो ये प्रेजेंट करता है डिमांड शेड्यूल को, डिमांड फॉर अ कमोडिटी, एक कमोडिटी की डिमांड होती है बाय ऑल कंज्यूमर्स, हर एक कंज्यूमर्स के द्वारा मार्केट में, तब उसको मार्केट डिमांड शेड्यूल कहा जाता है। तो टेबल 1 टेबल 2 के थ्रू जो है मार्केट डिमांड शेड्यूल को प्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पे हमने जाना इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल के बारे में। अब आ जाते हैं डिमांड कर्व पर और इट्स स्लोप, और इसके स्लोप क्या क्या हैं। तो डिमांड कर्व इज ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डिमांड शेड्यूल का, जो रिलेशनशिप बताता है डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज़ के बारे में, वो डिफरेंट प्राइस पे होती हैं। तो डिमांड शेड्यूल जो है वो 2 टाइप के हो जाते हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड डिमांड कर्व जो है 2 टाइप के हो जाएंगे, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व वो होंगे जो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल से डील करेंगे, तो वो जो है इंडिविजुअल डिमांड कर्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो कर्व है वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व जो होंगे वो डाउनवर्ड स्लोपिंग के होंगे, लेफ्ट टू राइट को आएंगे। अब मार्केट डिमांड कर्व कौन से होंगे, तो ये जो है हॉरिजॉन्टल समेशन होते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व के, और ये जो है मार्केट डिमांड शेड्यूल पे बेस्ड होते हैं। तो टेबल 2 जो है रिप्रेजेंट करेगी मार्केट डिमांड शेड्यूल के बारे में। तो ये यहाँ पे सी पॉइंट पे मार्केट डिमांड कर्व दिखाया गया है। तो ये यहाँ पे मार्केट डिमांड शेड्यूल का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। फिर आते हैं स्लोप ऑफ डिमांड कर्व पे। तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या हो जाता है, स्लोप वह होता है जो रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव या पॉजिटिव रिलेशनशिप को बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। तो स्लोप ऑफ डिमांड को एस्टिमेट किया जाता है माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू से। ये स्लोप ऑफ डिमांड कर्व का कर्व है। डिमांड फंक्शन क्या हो जाता है, या डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड की बात करें तो ये क्या है, तो डिमांड फंक्शन शोज द रिलेशनशिप, ये वो जो है रिलेशनशिप होता है जो डिमांड ऑफ अ कमोडिटी और उसके वेरियस डिटर्मिनेंट्स के बीच में होता है। तो डिमांड ऑफ कमोडिटी एंड वेरियस डिटर्मिनेंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप होगा उसको डिमांड फंक्शन के नाम से जानेंगे। ये भी इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन के रूप में होता है। इसके 2 टाइप्स हो जाएंगे डिमांड फंक्शन के। तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन कौन से होंगे, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन शोज हाउ द डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर इन द मार्केट। तो कैसे एक मार्केट में कंज्यूमर्स के द्वारा, इंडिविजुअल कंज्यूमर के द्वारा किसी कमोडिटी की डिमांड की जा रही है, उसको इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन कहा जाता है। इसको एक्सप्रेस किया जाता है dx = f ब्रैकेट में px pr एंड y t एंड e। तो इसमें जो है क्या किसको रिप्रेजेंट किया करता है वो यहाँ पे दिया गया है। फिर आ जाते हैं ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, इसमें आ जाएगा रिलेटेड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स आ जाएगा, जिसमें सब्सटीट्यूट गुड्स आएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आएंगे। सब्सटीट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में डिफरेंस भी आता है। तो सब्सटीट्यूट गुड्स वो हो जाते हैं जो इंटरचेंज होते रहते हैं एक के बेसिस पे दूसरे, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर, जो कंप्लीट करते हैं एक दूसरे की डिमांड को। व्हेन प्राइस ऑफ अ सब्सटीट्यूट गुड इंक्रीजेज, जब एक सब्सटीट्यूट गुड्स का प्राइस इंक्रीज होता है तो उसकी डिमांड जो है वो भी राइज होती है। जैसे जैसे इसकी प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे इसका डिमांड भी बढ़ेगा। जैसे कि टी एंड कॉफ़ी, पेप्सी एंड कोका कोला,
देन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में बात करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में जब प्राइस इंक्रीज होता है तो इसकी डिमांड फॉल हो जाती है, इसकी डिमांड गिर जाती है, जैसे कि पेन और इंक का एग्जाम्पल हो सकता है, कार और पेट्रोल का एग्जाम्पल हो जाता है। फिर आ जाता है इनकम ऑफ कंज्यूमर्स। इनकम ऑफ कंज्यूमर में कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं जैसे कि पॉपुलेशन साइज, नंबर ऑफ बायर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसे हो रहा है ये। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है लॉ ऑफ डिमांड का। तो लॉ ऑफ डिमांड का क्या मतलब है? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट द अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, जब और थिंग्स जो है इक्वल हो जाती हैं, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज विद अ डिक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। जब प्राइस डिक्रीज होगा और उसकी डिमांड बढ़ेगी तो इसको जो है, या फिर जब डिमांड जो है घटेगी तो प्राइस बढ़ेगा। इसी को हम इनवर्स रिलेशनशिप कहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एंड इट्स प्राइस के बीच में। तो लॉ ऑफ डिमांड का मतलब हो जाता है इट स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, और जो थिंग्स होंगी वो कांस्टेंट रहेंगी। देयर इज एन इनवर्स रिलेशन, इसमें जो है इनवर्स रिलेशन होगा क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस ऑफ कमोडिटी के बीच में। फिर इसका एक्सप्लेनेशन बताया गया है एक टेबल के थ्रू, और उसमें ग्राफ के थ्रू इसको रिप्रेजेंट किया गया है। ये इसकी टेबल हो जाती है और ये जो है यहाँ पे इसको प्रेजेंट किया गया है ग्राफ के थ्रू। अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, तो क्या अजम्पशंस हैं लॉ ऑफ डिमांड के? तो इसमें पहला अजम्पशन हो जाता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स रिमेन कांस्टेंट। तो टेस्ट और प्रेफरेंस जो है वो कंज्यूमर्स का कांस्टेंट रहता है। देयर इज नो चेंज इन द इनकम ऑफ बायर्स, बायर्स की इनकम में कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं होते हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स डू नॉट चेंज, प्राइस जो होता है रिलेटेड गुड्स का वो कोई भी चेंजेस इसमें नहीं आते हैं। कंज्यूमर्स डू नॉट एक्सपेक्ट एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर। Why more of a good is purchased when its price fall, तो क्यों जो है ज़्यादा गुड्स परचेज किए जाते हैं जब उनकी प्राइस गिर जाती है? तो इसमें जो है, या उनका डिमांड कर्व डाउनवर्ड क्यों होता है? तो इसके लिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आ जाता है, इनकम इफेक्ट आ जाता है कि जब जो है इनकम लोगों की इफेक्ट करेगी क्वांटिटी डिमांड पे। जब किसी भी तरह का इनकम में चेंजेस होगा तो उसकी जो है प्राइस ऑफ कमोडिटी में भी चेंजेस आ जाते हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आ जाता है इसमें। देन साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप्स आ जाएगा और डिफरेंट यूजेस आ जाएंगे कि एक जो है प्रोडक्ट के कौन कौन से यूजेस हैं। जैसे कि मिल्क का एग्जांपल लें तो मिल्क के कई सारे यूजेस हैं, तो ये जो है डिफरेंट यूजेस में आ जाता है मिल्क का एग्जांपल। एक्सपेक्टेशन ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड की बात करें, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड की बात करें तो इसके एक्सेप्शन में पहला आ जाता है आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। देन सेकेंड है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स जो होते हैं वो जो है हाईली इंफीरियर गुड्स होते हैं जो शो करते हैं हाई निगेटिव इनकम इफेक्ट को। फिर आ जाता है तीसरे नंबर पे इरेशनल जजमेंट। आप देखेंगे डिमांड का स्लोप अपवर्ड व्हेन लॉ ऑफ डिमांड फेल्स, तो जब लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है तो डिमांड का जो है वो अपवर्ड स्लोप करता है। ऐसा क्यों होता है? तो ये जो है लॉ ऑफ डिमांड कर्व को अपवर्ड स्लोप यहाँ पे कराया गया है। तो ऐसा क्यों होता है इसको जान लेते हैं। इसका मतलब हो जाता है कि व्हेन Px rises from OP1 to OP2, quantity demanded increases from OQ1 to OQ2, a case of positive relationship between the quantity demanded and the price of the commodity। तो यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन हो जाता है, इसलिए स्लोप जो है वो अपवर्ड हो जाता है। फिर बात करेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड के बारे में, एंड मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो इसमें जो है कब चेंजेस आएंगे या कब फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, कब बैकवर्ड शिफ्ट होगा, इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जैसे कि मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, पहली कंडीशन आ जाएगी। दूसरी कंडीशन हो जाती है शिफ्ट इन डिमांड कर्व और चेंज इन डिमांड। तो जब डिमांड कर्व शिफ्ट करेगा या चेंज इन डिमांड होगा तब जो है इसमें चेंजेस आने लगते हैं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब हो जाता है कि मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व, एक जो है डिमांड कर्व के साथ में एक मूवमेंट होता है, वो चाहे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड हो या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड हो। ये जो है इसके कॉजेस हो जाते हैं कि डिक्रीज इन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, तब जब डिक्रीज होगा उसके प्राइस में कमोडिटी के, तब यहाँ पे एक्सटेंशन हो जाता है डिमांड कर्व में, और जब जो है इंक्रीज होगा प्राइस ऑफ कमोडिटी में तब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड हो जाता है डिमांड कर्व में। फिर चेंज इन डिमांड की बात करते हैं तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व आ जाएगा यहाँ पे जो डिक्रीज इन डिमांड या बैकवर्ड शिफ्ट होगा इन डिमांड कर्व, उसका डिमांड कर्व शिफ्ट होगा वहाँ पे लेफ्ट की ओर, और इंक्रीज इन डिमांड जब होगा या फॉरवर्ड शिफ्ट होगा डिमांड कर्व में तो यहाँ पे डिमांड कर्व राइट की ओर शिफ्ट हो जाता है। इसकी कॉज की बात करें तो इसका कॉज हो जाता है चेंज इन फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी को छोड़कर किसी भी फैक्टर में इसमें चेंज हो सकता है। तो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व में क्या डिफरेंस है ये यहाँ पे दिखाया गया है। फिर एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड में क्या डिफरेंस है ये आपको बताया गया है यहाँ पे।
फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड में क्या फ़र्क है ये आपको बताया गया है यहाँ। फिर इसके बाद इसके लिए एक क्वेश्चन आंसर दिया गया है। क्रॉस प्राइस इफेक्ट आ जाता है आपका नेक्स्ट टॉपिक। हाउ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स सब्सटीट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री अफेक्ट द डिमांड कर्व ऑफ द कमोडिटी। तो कैसे एक गुड्स के प्राइस उसके सब्सटीट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस पे इफेक्ट डालते हैं, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाता है कि डिमांड फॉर अ कमोडिटी इन रिलेशन टू द प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट गुड्स। तो कैसे सब्सटीट्यूट गुड्स के तौर पे कमोडिटी की डिमांड बढ़ती या घटती है। तो सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के तौर पे क्रॉस प्राइस इफेक्ट को देखा जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। तो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। तो इसके बारे में डूले ने बताया है द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड। तो ये जो है रिकॉर्ड करता है रिस्पॉन्स को क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड टू चेंज इन इट्स प्राइस, उसके प्राइस में चेंजेस को, प्राइस ऑफ अदर गुड्स के प्राइजेस को, एंड चेंज इन द कंज्यूमर्स इनकम कंज्यूमर्स की जब बढ़ती या घटती है उसमें किसी भी तरह का चेंज होता है तब इसको जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। इन सारी कंडीशंस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 3 टाइप्स हो जाते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सेकंड वन इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जब प्राइस में किसी भी तरह का फ्लक्चुएशन होता है तो उसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। एंड देन जब इनकम में किसी भी तरह के चेंजेस आएंगे तो उसको हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। फिर लास्ट में आ जाता है थर्ड टाइप क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब हो जाता है रिस्पेक्ट टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द अदर कमोडिटी। जब एक अदर कमोडिटी के प्राइजेस में कोई भी चेंज आ जाता है तो उसको क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के नाम से जाना जाता है। देन नेक्स्ट टर्म आ जाता है मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मीनिंग होता है। इसका मीनिंग हो जाता है इज द डिग्री ऑफ चेंज या एक डिग्री ऑफ चेंज है इन डिमांड इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन अवर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। जब ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी में किसी भी तरह का चेंज होता है डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड तो उसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परसेंटेज चेंज मेथड इसको कहा जाएगा। तो कैसे मेजरमेंट किया जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है ET इक्वल टू माइनस परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो जो भी परसेंटेज चेंज आएगा क्वांटिटी डिमांडेड में उसको डिवाइड कर देंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, तो हमारा आ जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको और भी फॉर्मूले से लिख सकते हैं जैसे कि चेंज इन डिमांड अपॉन इनिशियल डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस और दोनों में इंटू कर देंगे 100 का, तब भी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल के आ जाता है। और इसका फाइनल फॉर्मूला हो जाता है डेल्टा Q अपॉन Q इंटू P अपॉन डेल्टा P। देन एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे प्रेजेंट किया गया है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। देन सेकेंड एग्जाम्पल दिया गया है इसमें। फिर उसके बाद देखेंगे हम स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो स्लोप कैसा होता है डिमांड कर्व का और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, इसको देख लेते हैं। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व वो शो करता है टोटल चेंज को इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिलेशन टू सब्सटीट्यूट चेंज ऑफ द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है वो शो करता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिलेशन टू सम परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो स्लोप ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड एंड स्लोप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है ग्राफ के थ्रू। तो अगर हम रिलेशनशिप की बात करें या रिलेशनशिप बिटवीन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बात करें तो इसमें रिलेशनशिप आ जाता है कि ED इक्वल टू माइनस Q डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। तो स्लोप का फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पे डेल्टा P अपॉन डेल्टा Q, इसलिए यहाँ पे ED अब निकल के आ जाएगा -1 अपॉन स्लोप इंटू P अपॉन Q। तो ये डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में रिलेशनशिप हो जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं डिस्टिंक्ट सिचुएशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो क्या अलग अलग सिचुएशन होती हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, उनके बारे में समझेंगे। तो इसमें फर्स्ट सिचुएशन आ जाती है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये पहली सिचुएशन आ जाएगी इसमें, जिसका ग्राफ इस तरह से दिया गया है कि ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होता है तो इसको ED इक्वल टू इनफाइनाइट से प्रेजेंट करते हैं, उसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। देन सेकंड आ जाएगा इसमें सिचुएशन में वर्टिकल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसमें जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगी वो वर्टिकली स्ट्रेट लाइन में रहती है और इसको ED इक्वल टू 0 से प्रेजेंट करते हैं। ये परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड के नाम से इसको जाना जाता है।
Then your third situation is rectangular hyperbola demand curve and elasticity of demand. तो इसमें कैसा कर्व बनेगा इसको देख लेते हैं. इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व कहते हैं. ईडी इक्वल टू 0 रहता है, 1 रहता है इसमें. तो इसका ये कर्व है जो प्रेजेंट किया गया है ब्लू लाइन से. इलास्टिसिटी एंड इन इलास्टिसिटी का क्या मतलब हो जाता है इसको देख लेते हैं. इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि अगर ईडी ग्रेटर देन 1 है तो उसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिट होता है और इसको इलास्टिसिटी कहते हैं, इलास्टिक कहेंगे. देन इन इलास्टिक का क्या मतलब है. इन इलास्टिक का मतलब हो जाता है कि अगर ईडी लेस देन 1 है तो उसका मतलब हो जाता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन यूनिटी है, तो इसको इन इलास्टिक कहा जाएगा. अब नेक्स्ट टर्म आ जाता है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करेंगे. तो फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें पहला आ जाएगा नेचर ऑफ कमोडिटी. तो व्हाट इज द नेचर ऑफ कमोडिटी, इट अफेक्ट्स द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. देन सेकेंड फैक्टर इज अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्सटीट्यूट. तो क्या अवेलेबिलिटी है सब्सटीट्यूट गुड्स की, ये भी अफेक्ट करता है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस को. देन थर्ड आ जाएगा मल्टीपल यूजेस. तो एक ही कमोडिटी के मल्टीपल यूजेस रहते हैं, इसलिए ये भी इफेक्ट करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को. देन फोर्थ कंपोनेंट इज पोस्टपोनमेंट ऑफ यूजेस. तो क्या पोस्टपोनमेंट ऑफ यूजेस है. इनकम लेवल ऑफ बायर्स, बायर्स का क्या इनकम है. तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करेंगे. देन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न टू आवर फैक्टर्स. तो प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में पहले जान लेते हैं. प्रोडक्शन फंक्शन शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दो तरीके का हो सकता है. तो इट इज दिस रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट्स. तो फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट्स में जब हम कोई रिलेशन देखते हैं तो उसको प्रोडक्शन फंक्शन के नाम से जाना जाता है. फिजिकल इनपुट्स का मतलब हो जाता है कि अगर 10 यूनिट ऑफ कैपिटल है और 5 यूनिट ऑफ लेबर है तो इसको फिजिकल इनपुट कहा जाएगा. लेकिन अगर 100 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी है तो उसको फिजिकल आउटपुट कहा जाएगा. तो जो इनपुट लगता है उसे फिजिकल इनपुट कहते हैं और जो लास्ट में हमें आउटपुट मिलता है उसे हम फिजिकल आउटपुट के नाम से जानते हैं. देन आ जाता है प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब. तो प्रोडक्शन फंक्शन दस स्टडीज द फंक्शनल रिलेशनशिप. ये स्टडी करता है फंक्शनल रिलेशनशिप को बिटवीन द फिजिकल इनपुट्स के बीच में और फिजिकल आउटपुट्स के बीच में एक कमोडिटी के जब रिलेशनशिप को स्टडी किया जाता है तो इसको प्रोडक्शन फंक्शन के नाम से जाना जाता है. देन इन द वर्ड्स ऑफ वॉटसन ने बताया है प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में कि प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्म्स प्रोडक्शन. ये फर्म्स प्रोडक्शन के लिए रिलेशनशिप होता है एंड द मटेरियल फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन. फर्म प्रोडक्शन में और मटेरियल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जब हम रिलेशनशिप देखते हैं तो उसको प्रोडक्शन फंक्शन के नाम से जाना जाता है. देन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स आ जाते हैं. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में दो फैक्टर्स हैं. पहला है फिक्स्ड फैक्टर एंड दूसरा है वेरिएबल फैक्टर्स. तो फिक्स्ड फैक्टर्स वो होंगे जिसमें कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता है आउटपुट के दौरान, तो उसको फिक्स्ड फैक्टर कहा जाएगा जैसे कि मशीन्स. और वेरिएबल फैक्टर्स वो होते हैं जिसमें हम वेरिएशन कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं आउटपुट के दौरान, जैसे कि लेबर को जो है वेरिएबल फैक्टर के नाम से जाना जाता है. शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं. शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब हो जाता है अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड ओनली बाय इंक्रीजिंग इन द एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स. तो जब हम सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर कहते हैं उससे ही प्रोडक्शन में इंक्रीज हो जाता है, चेंजेस आ जाते हैं, तो उसको शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के नाम से जाना जाता है. फिर इसमें एक कर्व शो किया गया है वेरिएबल फैक्टर रेशियो का. तो ये कर्व हो जाता है वेरिएबल फैक्टर रेशियो का रिलेवेंट टू द शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन के लिए ये कर्व दिखाया गया है. देन टॉपिक आ जाता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का. तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब हो जाता है व्हेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर वैनिशेस. जब कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं रहता है तो इसको हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के नाम से जानते हैं. क्या रिलेशन होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में, इसको देख लेते हैं. तो इसमें जो है वाइटल डिफरेंसेस दिए गए हैं दोनों में रिलेशन को दिखाने के लिए. तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन जो है इज वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन. तो ये एक वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन हो जाता है, जबकि जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन है. देन सेकेंड डिफरेंस आ जाता है कि स्केल ऑफ आउटपुट जो होता है वो कांस्टेंट रहता है इन केस ऑफ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, जबकि लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में ये जो है चेंज होता रहता है, आउटपुट जो है वो चेंज होता रहता है. देन थर्ड डिफरेंस आ जाता है कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिबिट करता है रिटर्न टू अ फैक्टर व्हाइल द लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिबिट्स रिटर्न टू स्केल. तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो रिटर्न टू अ फैक्टर को दिखाता है, जबकि लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो रिटर्न टू स्केल को प्रेजेंट करता है. अब डिफरेंस यहाँ पे दिया गया है शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन में और लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन में.
देन अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टोटल प्रोडक्शन जिसको टीपी कहा जाता है, मार्जिनल प्रोडक्शन जिसको एमपी कहा जाता है, एंड एवरेज प्रोडक्ट जिसको एपी कहते हैं। तो ये सारे वेरिएबल फैक्टर्स को एक बार जान लेते हैं। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, इसको टीपी से प्रेजेंट करते हैं। टीपी इज द सम ऑफ टोटल ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस बाय ऑल यूनिट्स ऑफ आ वेरिएबल। जब ऑल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल से जो आउटपुट निकलता है उसके सम टोटल को हम टोटल प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। फैक्टर अलॉन्ग विद सम कांस्टेंट अमाउंट ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें जो है फिक्स्ड फैक्टर्स को पूरी तरह से यूज किया जाता है। टीपी इज द सम टोटल ऑफ द टोटल आउटपुट ऑफ ईच यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। तो ये सम टोटल होता है ऑल यूनिट्स ऑल वेरिएबल फैक्टर्स का इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको ऑल्सो कहा जाता है टोटल रिटर्न ऑफ वेरिएबल फैक्टर के नाम से भी इसे जाना जाता है। फिर टर्म आ जाता है मार्जिनल प्रोडक्ट का। तो मार्जिनल प्रोडक्ट को एमपी से प्रेजेंट करते हैं। एमपी रिफर्स टू चेंज इन द टोटल प्रोडक्शन व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज यूज्ड। तो टोटल प्रोडक्शन में जब एक और यूनिट एडिशनल यूनिट का यूज किया जाता है वेरिएबल फैक्टर के रूप में तो उसको मार्जिनल प्रोडक्ट कहा जाता है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट के लिए ये फॉर्मूला दिया गया है। एमपी इज रिफर्स टू चेंज इन द टीपी व्हेन वन मोर यूनिट, इसमें जब ऐड कर दी जाती है तो उसको एमपी कहा जाता है। और टीपी इज सम टोटल ऑफ द एमपी करिस्पॉन्डिंग टू ईच यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स। अब एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो एपी इज आउटपुट पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। पर यूनिट वेरिएबल फैक्टर का जो आउटपुट होता है उसको एवरेज प्रोडक्ट कहा जाता है। इसका फॉर्मूला हो जाता है एपी इज इक्वल टू टीपी अपॉन एल। तो ये जो है एग्जाम्पल के थ्रू इसके फॉर्मूले को प्रेजेंट किया गया है, देन इसका सॉल्यूशन दिया गया है। रिटर्न टू अ फैक्टर का के बारे में जान लेते हैं। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इसको कहा जाता है। तो इसका क्या मतलब है, इफ द यूनिट ऑफ वन फैक्टर इज इंक्रीज वाइल ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। जब एक फैक्टर की जो है फैक्टर में इंक्रीज किया जाता है इनपुट में और सारे भी फैक्टर जो है वो रिमेन रहते हैं, वो कांस्टेंट रह जाते हैं, देन द proportion between the factor is changed supposing there are two factor of the production। तो यहाँ पे सिर्फ दो फैक्टर्स बचते हैं, लैंड और लेबर। लैंड इज फिक्स, लैंड फिक्स हो जाता है जैसे कि, तो लेबर में वेरिएबल फैक्टर हो जाएगा, लेबर में हम चेंजेस करते रहेंगे। इसी कॉन्सेप्ट को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहा जाता है। Law of variable proportion states that as more and more the variable factor is combined with the fixed factor। तो जैसा ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर जब कंबाइन हो जाता है मिक्स्ड फैक्टर में, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर में इनिशियली राइज, तब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर जो है वो इनिशियली राइज हो जाता है। बट इवेंचुअली अ सिचुएशन मस्ट कम व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। तो यहाँ पे एक सिचुएशन अराइज हो जाती है जब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर जो है वो जो है डिक्लाइन होना स्टार्ट कर देता है। इनफैक्ट अगर हम बात करें आ स्टेज में कम व्हेन द एमपी बिकम्स जीरो। तो यहाँ पे एक ऐसी भी स्टेज आ जाती है जब एमपी नेगेटिव हो जाता है या जीरो हो जाता है। अब हम देख लेते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न और नेगेटिव रिटर्न के बीच में क्या रिलेशन है। तो ये जो है ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट किया गया है, इसमें टीपी कर्व को दिखाया गया है, उसमें 3 सिचुएशन बताई गई हैं और वाई एक्सिस पे टोटल प्रोडक्ट दिखाया गया है। फिर इसमें 3 स्टेजेस को ज्वाइंट किया गया है नीचे वाले ग्राफ से, जिसमें इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न एंड नेगेटिव रिटर्न को जो है कोरिलेट किया गया है स्टेज 1, 2 एंड सेकंड के साथ, थर्ड के साथ में, और ये नीचे एमपी कर्व को प्रेजेंट किया गया है। तो ये जो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में आपका रिलेशन दिखा रहा है कर्व। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दिखाया गया है रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग रिलेशनशिप को बताया गया है। फिर ऑब्जर्वेशन दिखाया गया है रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। तो एपी और एमपी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये अलग अलग सिचुएशन के द्वारा बताया गया है इसमें। अब यहाँ पे रिलेशनशिप को प्रेजेंट किया गया है कि एमपी कैसे इंक्रीजिंग है और टीपी कैसे इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट पर। देन एमपी कांस्टेंट हो जाता है और टीपी जो है वो इंक्रीज करता है कांस्टेंट रेट पर। फिर डिक्लाइनिंग हो जाता है एमपी और टीपी जो है वो डिक्लाइनिंग रेट पे राइज करता है। देन लास्ट सिचुएशन आ जाएगी जब एमपी जीरो हो जाएगा या नेगेटिव हो जाता है, तब टीपी टॉप पर होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट समझ लेते हैं अब। तो कॉस्ट का क्या मतलब हो जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट देखते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड्स अ फर्म नीड्स इनपुट। तो कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए एक फर्म को इनपुट्स की जरूरत हो जाती है। यहाँ पे 2 टाइप के इनपुट हो जाते हैं, फैक्टर इनपुट्स जिनमें लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप आ जाता है, जिनको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। फिर नॉन फैक्टर इनपुट्स आ जाते हैं जो रॉ मटेरियल्स होते हैं। तो कॉस्ट का क्या मतलब है, कॉस्ट रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर। तो कॉस्ट वह एक्सपेंडिचर होता है जो एक प्रोड्यूसर के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है, वो चाहे एक्सप्लिसिट हो या इम्प्लिसिट हो ऑन द फैक्टर्स एज वेल एज नॉन फैक्टर्स। तो वो फैक्टर्स और नॉन फैक्टर्स दोनों इनपुट्स पे लगाया जाता है फॉर अ गिवन आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी के लिए। तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है इसको समझेंगे।
एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर, तो जो एक्सपेंडिचर लगाए जाते हैं एक प्रोड्यूसर के द्वारा ऑन द परचेज ऑफ इनपुट फ्रॉम द मार्केट, उसको हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। देन इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? तो इम्प्लिसिट कॉस्ट वह होती है जब एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑन द यूज ऑफ द सेल्फ ओन्ड इनपुट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट एक्सपेंडिचर। तो इसमें रिलेशन क्या है? टोटल कॉस्ट जो है वो बराबर हो जाएगी एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट में। तो ये रिलेशन हो जाएगा एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट में। फ्लो चार्ट से देख लेते हैं कि कॉस्ट इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, और एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो होती है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ हायरिंग या परचेजिंग होती है इनपुट्स फ्रॉम मार्केट से। इम्प्लिसिट कॉस्ट जो होती है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है फॉर यूजिंग सेल्फ ओन्ड इनपुट। तो ये सेल्फ ओन्ड इनपुट्स के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाती है। फिर एक्सप्लिसिट कॉस्ट में जो पेमेंट होता है, पेमेंट मैथड बाय अ फर्म टू अदर फॉर हायरिंग एंड परचेजिंग इनपुट्स फ्रॉम द मार्केट, तो इसमें पेमेंट मेड का यूज किया जाता है एक गुड्स को लेने के लिए मार्केट से। इम्प्लिसिट कॉस्ट की बात करें तो इसमें मार्केट वैल्यू ऑफ सेल्फ ओन्ड इनपुट्स इन देयर नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूजेस को देखा जाता है। अब आ जाता है डिफरेंस इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट में। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट का एग्जांपल हो जाता है वेजेस पेड टू वर्कर्स, जो वर्कर्स को वेज दी जाती है, या पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, तो ये सब एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो जाते हैं। जबकि इम्प्लिसिट कॉस्ट जो होता है वो एंटरप्रेन्योर को जब हम उसकी बिल्डिंग के लिए रेंट देते हैं उसको जो है इम्प्लिसिट कॉस्ट के नाम से जाना जाता है। ये एग्जांपल्स के थ्रू प्रेजेंट किया गया है टोटल कॉस्ट दिखाते हुए। सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ पे फिर बताया गया है। शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होती हैं? शॉर्ट रन कॉस्ट वह होती हैं अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच सम फैक्टर आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल, तो जिसमें कुछ फैक्टर फिक्स्ड हो जाते हैं, कुछ वेरिएबल हो जाते हैं, तो उनको हम शॉर्ट रन कॉस्ट कहते हैं। टोटल कॉस्ट इसमें हो जाएगी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसका फॉर्मूला हो जाएगा TC इक्वल टू TFC प्लस TVC। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? तो फिक्स्ड कॉस्ट रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द यूज ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर प्रोडक्शन, तो जो भी एक्सपेंडिचर प्रोड्यूसर के द्वारा लगाया जाता है फिक्स्ड फैक्टर प्रोडक्शन के लिए, उसको हम फिक्स्ड कॉस्ट कहेंगे। देन वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? तो वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच आर रिलेटेड टू द यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, तो जो वेरिएबल फैक्टर्स के यूजेस से रिलेटेड होंगे उनको हम वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे। वेरिएबल कॉस्ट रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द यूज ऑफ द वेरिएबल फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या क्या प्रिंसिपल कंपोनेंट होते हैं वेरिएबल कॉस्ट के? तो इसमें पहला इन्वॉल्व हो जाता है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, एंड सेकंड वन इज वेजेस ऑफ द कैजुअल वर्कर्स, थर्ड वन इज एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी, एंड फोर्थ वन इज वेयर एंड टियर एक्सपेंसेस जो होंगे वो सब वेरिएबल कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएंगे। ये एग्जांपल्स के थ्रू प्रेजेंट किया गया है, ग्राफ इसमें दिखाया गया है टोटल वेरिएबल कॉस्ट के लिए। अब यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट के बीच में। देन एवरेज कॉस्ट क्या होती है इसको जान लेते हैं। तो एवरेज कॉस्ट का मतलब हो जाता है कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, इसको हम एवरेज कॉस्ट के नाम से जानते हैं। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा AC इक्वल टू TC अपॉन Q, तो इसको हम एवरेज कॉस्ट कहेंगे। देन एवरेज कॉस्ट के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है इसके लिए, इसको सॉल्व करके दिखाया गया है यहाँ पे, और ये उसका ग्राफली प्रेजेंटेशन किया गया है। देन बताया गया है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है उसका कर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप में होता है। फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वह कॉस्ट होती है जब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट को देखा जाता है। इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट AVC इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट TVC अपॉन Q, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। तो इसके लिए भी इलस्ट्रेशन करके दिखाया गया है, और ये उसका एवरेज कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट का प्रेजेंटेशन हो जाता है। देन थर्ड आ जाता है AC एज द समेशन ऑफ द AFC एंड AVC। तो एक जब AC को एज अ समेशन यूज किया जाता है AFC एंड AVC, तो उसका जो है ग्राफ ये बनता है, उसका जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें AC एज अ वर्टिकल समेशन ऑफ AVC एंड AFC यूज किया गया है। देन टर्म आ जाता है मार्जिनल कॉस्ट का। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब हो जाता है जब हम टोटल कॉस्ट में एक एडिशनल यूनिट को जोड़ देते हैं तो उसके आउटपुट को, उसके प्रोडक्शन को टोटल कॉस्ट कहा जाता है, मार्जिनल कॉस्ट कहा जाता है। इसको MC से डिनोट करते हैं। MC इक्वल टू यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q। फिर इसको एक इलस्ट्रेशन के थ्रू दिखाया गया है मार्जिनल कॉस्ट को, और ये जो है एस्टिमेशन ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम MC मार्जिनल कॉस्ट, इसको जो है ग्राफिकली प्रेजेंट किया गया है। देन नेक्स्ट टर्म आ जाता है रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज, मार्जिनल एंड टोटल कॉस्ट। तो AC, MC और TC में क्या रिलेशनशिप होता है इसको देखेंगे। यहाँ पे रिलेशनशिप को प्रेजेंट करने के लिए
पहले रिलेशनशिप दिखाया गया है एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट के बीच में, तो इसके लिए इलस्ट्रेशन किया गया है और ये इसका रिलेशनशिप प्रेजेंट किया गया है। ग्रीन लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है मार्जिनल कॉस्ट को और AC जो है ब्लू लाइन वो रिप्रेजेंट कर रही है एवरेज कॉस्ट को। और ये इसका E और F पॉइंट जो है इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाता है। अब हम देखेंगे तो इसमें कई सारे पॉइंट्स दिए गए हैं कि व्हेन AC फॉल्स एंड MC इज लोअर देन AC, तो ये कई सारी कंडीशंस हो जाती हैं इस ग्राफ के लिए रिलेशनशिप को दिखाते हुए। अब रिलेशनशिप देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट के बीच में क्या डिफरेंस रिलेशनशिप आ जाता है, तो इसको प्रेजेंट किया गया है। ब्लू लाइन जो होगी वो मार्जिनल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करेगी और ये जो लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को और ये पॉइंट यहाँ पे इक्विलिब्रियम को प्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट रिलेशनशिप आ जाता है टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट के बीच में, तो इसके बीच में भी ये रिलेशनशिप है जिसको प्रेजेंट किया गया है ग्राफिकली। इसमें फर्स्ट ग्राफ जो होगा वो प्रेजेंट कर रहा है TC को, टोटल कॉस्ट को, जहाँ पे Q इक्विलिब्रियम है और इसके बाद नीचे जो ग्राफ दिया गया है वो MC है, मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ है और इसमें ग्रीन लाइन के थ्रू मार्जिनल कॉस्ट को दिखाया गया है और Q पॉइंट पे यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट है। अब इन तीनों में क्या रिलेशनशिप है इसको दिखाने के लिए ये ग्राफ यहाँ पे शो किया गया है, रिलेशनशिप बिटवीन AC, AVC, AFC एंड MC। तो इसमें रिलेशनशिप के लिए ये जो पिंक लाइन है MC की, ये जो है मार्जिनल कॉस्ट को दिखा रही है, देन ये AC को दिखा रही है एवरेज कॉस्ट को, फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को दिखा रही है ये ग्रीन लाइन और ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को प्रेजेंट कर रही है डॉटेड लाइन। तो ये जो है B पॉइंट और A पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं जो रिलेशनशिप को प्रेजेंट कर रहे हैं AC, AVC, AFC एंड MC के बीच में। तो ये हमने रिलेशनशिप देखा इसमें कॉस्ट के बीच में। द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। अगला टॉपिक आ जाता है रेवेन्यू का। तो रेवेन्यू क्या होता है, इसके लिए डोले ने एक डेफिनेशन दी है, द रेवेन्यू ऑफ अ फर्म इज इट्स सेल रिसिप्ट। ये जो है एक फर्म की सेल रिसिप्ट होती है या मनी रिसिप्ट होती है जो एक फर्म के द्वारा रिसीव की जाती है फ्रॉम द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को सेल करने पर जो भी उसे सेल रिसिप्ट या मनी रिसिप्ट प्राप्त होती है उसी को रेवेन्यू कहा जाता है। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। प्रॉफिट का फॉर्मूला आ जाता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट और रेवेन्यू का फॉर्मूला अगर हम देखें तो इसका फॉर्मूला हो जाता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू, तीन टर्म है, इनको एक एक करके समझेंगे। देन सो फर्स्ट वन इज टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू को TR कहेंगे। टोटल रेवेन्यू रिफर्स टू मनी रिसिप्ट्स ऑफ अ फर्म। तो ये जो है मनी रिसिप्ट्स होती हैं एक फर्म की फ्रॉम द सेल ऑफ इट्स टोटल आउटपुट, जो उसके सेल ऑफ टोटल आउटपुट से निकाली जाती हैं। उसका मतलब हो जाता है, इसका फॉर्मूला है TR इज इक्वल टू P प्राइस इंटू Q क्वांटिटी। Q का मतलब है आउटपुट यहाँ पे, तो TR इज इक्वल टू P इंटू Q, प्राइस इंटू आउटपुट करेंगे तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू निकल आएगा। देन नेक्स्ट हम आ जाता है मार्जिनल रेवेन्यू का। मार्जिनल रेवेन्यू को MR से प्रेजेंट करते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू इज द चेंज इन द टोटल रेवेन्यू। जब टोटल रेवेन्यू में किसी भी तरह का चेंज आएगा एक एडिशनल यूनिट को जोड़ने से सोल्ड में, तो उसको हम मार्जिनल रेवेन्यू कहेंगे। और मार्जिनल रेवेन्यू MR इक्वल टू TRN माइनस 1 होता है। देन इसके लिए एक इलस्ट्रेशन दिया गया है, उसको सॉल्व किया गया है। अब TR और MR में क्या रिलेशनशिप है इसे दिखाया गया है और फिर AR और MR में क्या रिलेशनशिप है इसे दिखाया गया है। फिर आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक फर्म्स रेवेन्यू कर्व इन डिफरेंट मार्केट्स। तो डिफरेंट मार्केट्स में क्या रेवेन्यू कर्व होगा फर्म्स का। इसमें पहली मार्केट आ जाती है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, देन सेकंड मार्केट इज मोनोपोली मार्केट एंड थर्ड मार्केट इज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो इसमें पहला टॉपिक आ जाएगा रेवेन्यू कर्व अंडर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट और परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट या परफेक्ट कॉम्पिटिशन में रेवेन्यू कर्व कैसा होता है इसको जान लेते हैं। तो अ फर्म इज अ प्राइस टेकर। एक फर्म जो होता है वो प्राइस टेकर होता है। इट कैन नॉट इन्फ्लुएंस, ये कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता है मार्केट प्राइसेस में। इट कैन सेल एनी क्वांटिटी एट द प्रीवेलिंग प्राइस। तो जो प्राइस दिए जाएंगे उसी पे ये सेल करता है क्वांटिटीज को। इफ अ फर्म ट्राइज टू सेल इट्स प्रोडक्ट एट अ प्राइस हायर देन द प्रीवेलिंग प्राइस, तो अगर कोई फर्म चाहता है कि वह प्रिवेलिंग प्राइस से अबव करके अपनी प्राइसेस को, अपने प्रोडक्ट्स को बेचे, तो इट विल लूज ऑल इट्स कस्टमर्स। तो वो अपने सारे कस्टमर्स को जो है खो देता है। तो इस तरह के कंपटीशन को, इस तरह की मार्केट को जो है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट कहते हैं या परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट कहेंगे। इसके लिए इलस्ट्रेशन दिया गया है, देन उसके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया गया है। तो फर्म्स रेवेन्यू कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, सब एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे चलेंगे।
देन सेकंड आ जाती है रेवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोली। तो मोनोपोली मार्केट में रेवेन्यू कर्व कैसा रहेगा ये देखेंगे। द फर्म्स एवरेज रेवेन्यू कर्व स्लोप डाउनवर्ड, इसमें जो है स्लोप डाउनवर्ड हो जाता है मोनोपोली मार्केट में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इट मीन्स दैट इफ अ मोनोपोलिस्टिक डिजायर टू सेल मोर, अगर एक मोनोपोलिस्टिक डिजायर करता है, इच्छा करता है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा सेल करे, तो ही हैज़ टू रिड्यूस प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, तब उसे जो है अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को लो करना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ता है। अ मोनोपोलिस्टिक इज अ मार्केट एक प्राइस मेकर, तो एक मोनोपोलिस्टिक मार्केट जो होती है वो प्राइस मेकर होती है, क्योंकि वह जब अपने प्राइसेस में फ्लक्चुएशन करते हैं तभी वह जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाते हैं। तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट में प्राइसेस में चेंजेस किए जा सकते हैं। फिर ये इलस्ट्रेशन के थ्रू समझाया गया है मोनोपोलिस्टिक मार्केट को, और यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया गया है फर्म्स रेवेन्यू अंडर मोनोपोली मार्केट। तो ये एमआर और एआर को रिप्रेजेंट करेंगे। देन थर्ड मार्केट आ जाती है रेवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो है क्या रेवेन्यू रहता है, इसके लिए इलस्ट्रेशन दिया गया है। देन नेक्स्ट टर्म पे आते हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसके लिए प्रोड्यूसर को समझ लेते हैं। तो प्रोड्यूसर जो है अ प्रोड्यूसर अंडरटेक्स प्रोडक्शन विद अ व्यू टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। तो एक प्रोड्यूसर जो होता है वो प्रोडक्शन को अंडरटेक करता है विद अ व्यू टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। ही अचीव्स हिज मैक्सिमाइजेशन द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट। तो वो अचीव करता है अपने मैक्सिमाइजिंग पॉइंट को, जो डिफरेंस आ जाता है उसके रेवेन्यू और कॉस्ट के बीच में। अब देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम को। तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का क्या कॉन्सेप्ट होता है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम रिफर्स टू अ सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम जो होता है वो एक सिचुएशन है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। अ प्रोड्यूसर स्ट्राइक्स हिज इक्विलिब्रियम एट द लेवल ऑफ द आउटपुट वेयर द प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड। तो एक प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम वहीं पे स्ट्राइक हो जाता है जहां पे उसका प्रॉफिट सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमाइज्ड होता है। एनी अदर लेवल ऑफ द आउटपुट, अगर एनी अदर लेवल की बात करें, वुड मीन लोअर प्रॉफिट। तो अगर और किसी लेवल की हम बात करेंगे इसमें, तो वहां पे आउटपुट जो होगा, वहां पे प्रॉफिट जो होगा वो सबसे लोएस्ट रहता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का क्या मतलब हो जाता है, तो इंटरेस्ट इज द रिवॉर्ड फॉर द कैपिटल। इंटरेस्ट जो होता है वो एक तरह से रिवॉर्ड होता है कैपिटल के लिए। इट इज डिफाइंड एज द पेमेंट मेड बाय द बोरोवर। तो ये एक पेमेंट होता है जो बोरोवर के थ्रू मेड किया जाता है टू अ मनी लेंडर, तो मनी लेंडर के द्वारा फॉर द यूज ऑफ द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द कैपिटल। इंटरेस्ट इज द चेंज फॉर द प्रिविलेज ऑफ बोरोइंग मनी। तो इंटरेस्ट जो होता है वो चेंज होता है प्रिविलेज ऑफ बोरोइंग मनी के लिए। अकॉर्डिंग टू केनीज के अकॉर्डिंग बताया गया है इंटरेस्ट क्या है, तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द प्योरली अ मोनेटरी फिनोमिनन होता है। इंटरेस्ट इज द प्राइस पेड फॉर बोरोड फंड्स। तो बोरोड फंड्स के लिए जो प्राइस पे किया जाता है उसको इंटरेस्ट कहा जाता है। पीपल लाइक टू कीप कैश विद देम रादर देन इंटरेस्टिंग कैश इन एसेट्स। इंटरेस्ट की थ्योरीज को देखें तो इसमें तीन थ्योरीज होती हैं। फर्स्ट वन इज क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट एंड सेकंड वन इज लोनेबल फंड्स थ्योरी या न्यू क्लासिकल थ्योरीज को कहा जाता है। देन थर्ड थ्योरी इज लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट से स्टार्ट करते हैं। तो इसको प्रोपाउंड किया गया था इकोनॉमिस्ट जे.एस. माइल के द्वारा, वॉल्ड्रास के द्वारा, मार्शल के द्वारा और पालगो के द्वारा। इसके अजम्पशंस की बात कर लेते हैं। तो इसमें अजम्पशन आ जाएंगे देयर इज परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट। यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन रहता है मार्केट में। थ्योरी अप्लाइज इन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये थ्योरी जो है लॉन्ग पीरियड के लिए अप्लाई होती है। देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। देयर इज नो चेंज इन द इनकम। यहाँ पे इनकम में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। डिमांड ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हैज इनवर्स रिलेशनशिप। डिमांड ऑफ कैपिटल और रेट ऑफ इंटरेस्ट में इनवर्स रिलेशनशिप रहता है। सप्लाई ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हैज पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो सप्लाई ऑफ कैपिटल और रेट ऑफ इंटरेस्ट में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है यहाँ पे। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द रियल फैक्टर पे ये थ्योरी बेस्ड होती है। और इंटरेस्ट अप्लाइज बिकॉज ऑफ सच रियल फैक्टर्स सच एज प्रोडक्टिविटी, थर्फ्ट एंड एब्सेंटीज एक्सेट्रा। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब हो जाता है अ रेशियो बिटवीन द आउटपुट ऑफ वैल्यूम एंड वैल्यूम ऑफ इनपुट। तो इसमें जो आउटपुट वैल्यूम और वैल्यूम ऑफ इनपुट में जो रिलेशनशिप होगा उसको प्रोडक्टिविटी कहेंगे। देन आ जाता है थर्फ्ट का मतलब हो जाता है एक ऐसी शॉप जो सेकेंड हैंड आर्टिकल्स को बेचती है, उसको जो है थर्फ्ट कहेंगे, या स्पेशली क्लोथ्स को बेचती है। इज ऑफ्टन रन फॉर द चैरिटेबल पर्पजेज या द केयरफुल यूज ऑफ द मनी। एक केयरफुल यूज किया जाए मनी का या स्पेशली बाय अवॉइडिंग वेस्ट को जब हम अवॉइड करके करेंगे तब इसको थेफ्ट कहेंगे। अब आ जाते हैं एब्सेंटी के बारे में। तो एब्सेंटीज कंट्रोल योरसेल्फ फ्रॉम द परफॉर्मिंग एनी बैड हैबिट्स। फिर आ जाता है इंटरेस्ट इन द रियल फिनोमिनन। तो क्लासिकल थ्योरी में इंटरेस्ट इन अ रियल फिनोमिनन का मतलब होता है कि इंटरेस्ट वेयर डिमांड ऑफ कैपिटल इक्वल टू सप्लाई ऑफ कैपिटल होता है। सप्लाई ऑफ कैपिटल का मतलब हो जाता है कि ये जो है डिपेंड करता है सेविंग पे।
फिर इस थ्योरी का जो है क्रिटिसिज्म भी किया गया, तो ये लॉर्ड केनिस के द्वारा क्रिटिसिज्म किया गया था। नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल था इसमें, बेस्ड ऑन द रियल फैक्टर ओनली, इंटरडिटर्मिनेंट थ्योरी थी ये। दिस थ्योरी अज्यूम्स फुल एम्प्लॉयमेंट बट अ रियल वर्ल्ड देयर एग्जिबिट अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये सिर्फ एम्प्लॉयमेंट पे ही बेस्ड थी पूरी तरीके से। देन क्रिटिसिज्म आ जाता है कि दिस थ्योरी हैज नो प्रैक्टिकल रिलेवेंस, तो इसमें कोई भी प्रैक्टिकल रिलेवेंस नहीं था। इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉल्विंग एस इक्वल टू आई था इसमें, इनकम और सेविंग के बीच में ये रिलेशन था यहाँ पे। देन इट इग्नोर्स बोरोइंग फॉर कंजप्शन, बोरोइंग फॉर कंजप्शन को ये इग्नोर कर रही थी थ्योरी। इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द सेविंग एंड इनकम पे इसका इफेक्ट रहता था। इंटरेस्ट नॉट आ रिवॉर्ड फॉर सेविंग, इंटरेस्ट यहाँ पे किसी भी रिवॉर्ड के तौर पे नहीं लिया गया था। देन है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट नॉट इंटरेस्ट लास्टिक रोल ऑफ द मनी इंगेज्ड इग्नोर्ड। सेकेंड थ्योरी आ जाती है थ्योरी ऑफ रेंट की, तो डेविड रिकार्डो के द्वारा बताया गया है। एन इंग्लिश क्लासिकल इकोनॉमिस्ट फिक्स डेवलप a theory in 1817 to explain the origin and nature of the economic rent, तो इकोनॉमिक रेंट के नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए इस थ्योरी को दिया गया, थ्योरी ऑफ रेंट को। रिकार्डो यूज द इकोनॉमिक एंड रेंट टू एनालाइज अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। इन द Napoleonic wars there were large rise in the corn and land prices, तो थ्योरी ऑफ रेंट के लिए रिकार्डो ने डिफाइन किया है द पोर्शन ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द अर्थ विच इज पेड टू द लैंडलॉर्ड, तो जिस पोर्शन में कोई प्रोडक्शन किया जाता है उसको लैंडलॉर्ड को पे किया जाता है फॉर द यूज ऑफ द ओरिजिनल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल पावर्स ऑफ द सॉइल, तो इसमें जो है यूज किया जाता है ओरिजिनल पावर्स को सॉइल के। तो इसलिए इन दिस थ्योरी रेंट इज नथिंग बट द प्रोड्यूसर सरप्लस, तो इसमें रेंट जो है प्रोड्यूसर सरप्लस होता है या डिफरेंशियल गेन होता है। इट इज फाउंड इन लैंड ओनली, जो केवल लैंड पे लिया जाता है। लैंड थ्योरी की अजम्पशंस को देख लेते हैं, तो रेंट ऑफ लैंड अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंसेस इन द फर्टिलिटी, तो रेंट जो रिसीव होता था वो फर्टिलिटी पे बेस्ड होता था लैंड की। रिकार्डो अज्यूम्स द ऑपरेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, तो रिकार्डो ने अज्यूम किया ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स को। रिकार्डो लुक्स एट द सप्लाई ऑफ लैंड फ्रॉम स्टैंड पॉइंट ऑफ द सोसाइटी एज अ होल। इन द रिकार्डियन थ्योरी इट इज अज्यूम्ड दैट लैंड बीइंग अ गिफ्ट ऑफ द नेचर, तो रिकार्डो की थ्योरी में ये अज्यूम किया गया कि लैंड जो है वो गिफ्ट ऑफ नेचर हो जाता है, हैज नो सप्लाई प्राइस एंड नो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो उन्होंने बताया कि इसकी कोई भी सप्लाई प्राइस नहीं होनी चाहिए और कोई भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं होनी चाहिए इसके लिए। फिर आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक रीजंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ रेंट, तो क्या रीजंस थे एग्जिस्टेंस ऑफ रेंट के लिए, तो इसमें पहला रीजन आ जाता है स्कार्सिटी ऑफ लैंड एज अ फैक्टर, तो स्कार्सिटी थी यहाँ पे लैंड की, और डिफरेंसेस इन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, तो हर एक सॉइल की फर्टिलिटी पे डिफरेंस था, इसलिए यहाँ पे एग्जिस्टेंस हो गई रेंट की। तो स्कार्सिटी रेंट क्या है इसके बारे में रिकार्डो अज्यूम दैट लैंड हैज ओनली वन यूज, तो रिकार्डो का कहना था कि लैंड के पास सिर्फ एक ही मतलब यूज होता है, उसका उपयोग होता है टू ग्रो कॉर्न्स को ग्रो करना, तो ये स्कार्सिटी रेंट के बारे में बताया गया है। फिर आ जाता है रेंट थ्योरी का क्रिटिसिज्म, तो इसमें रिकार्डो ने बताया है कंसीडर्स लैंड एज अ फिक्स्ड इन सप्लाई, तो रिकार्डो ने लैंड को फिक्स्ड इन सप्लाई बताया है। रिकार्डो ऑर्डर्स ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ लैंड्स इज ऑल्सो नॉट रियलिस्टिक, तो उन्होंने कल्टीवेशन ऑफ लैंड को भी रियलिस्टिक नहीं बताया है। द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटायरली ऑन द फर्टिलिटी, तो उनका कहना था कि फर्टिलिटी ऑफ लैंड जो है, जो लैंड की प्रोडक्टिविटी होती है वो फर्टिलिटी पे डिपेंड नहीं करती है। क्रिटिक्स हैव पॉइंटेड आउट दैट द लैंड डज नॉट पॉजेसेस एनी ओरिजिनल लैंड, तो उनका कहना था, क्रिटिक्स ने बताया है कि लैंड के पास कोई भी ओरिजिनल पावर्स नहीं होती हैं, एज अ फर्टिलिटी ऑफ द लैंड ग्रेजुअली डिमिनिशेस अनलेस द फर्टिलाइजर आर अप्लाइड रेगुलरली, तो जब तक कोई भी फर्टिलाइजर का यूज नहीं करेंगे तब तक वहाँ पे कोई भी फर्टिलिटी नहीं होगी। नेक्स्ट थ्योरी इज थ्योरी ऑफ वेजेस, तो इसको जो है एडम स्मिथ ने दिया था 1723 से 1790 तक वो चले रहे थे, और दिस थ्योरी वॉज बेस्ड ऑन द बेसिक अजम्पशन दैट वर्कर्स आर पेड वेजेस आउट ऑफ अ प्री डिटरमाइंड फंड ऑफ वेल्थ, तो वर्कर्स को जो प्री डिटरमाइंड अमाउंट दिया जाता है वेल्थ के फॉर्म में उसको हम वेजेस कहते हैं। दिस फंड इज कॉल्ड वेजेस फंड क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ द सेविंग्स, तो इसी को एज अ रिजल्ट ऑफ सेविंग के तौर पे रखा जाता है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी आ जाती है नेक्स्ट थ्योरी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेज इज एन एक्सटेंशन ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये एक एक्सटेंशन था मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अकॉर्डिंगली टू दिस थ्योरी ऑफ वेज फॉर अ लेबर शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट अंडर द कंडीशन ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन, तो इसमें इस थ्योरी मार्जिनल थ्योरी के अनुसार बताया गया, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी में बताया गया कि वेज फॉर अ लेबर, हर एक लेबर के लिए जो वेज है वो इक्वल होनी चाहिए डिपेंडिंग ऑन द मार्जिनल प्रोडक्ट एंड अंडर द कंपटीशन अंडर द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। मार्जिनल प्रोडक्ट इज द
कंडीशन एडिशन मेड टू द टोटल प्रोडक्ट बाय द एम्प्लॉयमेंट ऑफ 1 यूनिट ऑफ लेबर। तो जब टोटल प्रोडक्ट में एक यूनिट को ऐड करते हैं लेबर की, तो जो एम्प्लॉयमेंट होता है उसको मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। देन अब टर्म आ जाता है एमएफसी का। तो एमएफसी का मतलब हो जाता है मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट। मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट इज द कॉस्ट फॉर एम्प्लॉइंग एन एडिशनल वर्कर। इसके अजम्पशंस क्या रहे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी के? तो देयर इज परफेक्ट कंपटीशन इन फैक्टर मार्केट। तो यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन रहता है। लेबर इज होमोजेनियस। यहाँ पे जो लेबर होते हैं वो होमोजेनियस रहते हैं। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेट्स इन प्रोडक्शन। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो है वो ऑपरेट करता है प्रोडक्शन में। देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट। यहाँ पे फ्री एंट्री और एग्जिट रहती है फर्म्स की। देयर इज परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशन। यहाँ पे परफेक्ट नॉलेज रहती है मार्केट कंडीशन के लिए। तो ये कुछ बेसिक अजम्पशंस हो जाती हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी की। नेक्स्ट थ्योरी आ जाती है मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस। मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस में बताया गया है कि वेजेस आर द प्राइस ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाय अ लेबर टू द एम्प्लॉयर। तो ये एक लेबर के द्वारा जो प्राइस ऑफ सर्विसेज को रेंडर किया जाता है टू द एम्प्लॉयर के लिए, उसको जो है वेजेस कहा जाएगा। इसमें ये मॉडर्न थ्योरी है वेजेस के लिए। इट इज नेसेसरी टू स्टडी द डिमांड फॉर लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम। तो ये नेसेसरी हो जाता है कि डिमांड फॉर लेबर को स्टडी किया जाए, सप्लाई फॉर लेबर को स्टडी किया जाए और उनके बीच में इंटरेक्शन को समझा जाए। डिमांड फॉर लेबर का मतलब हो जाता है कि ये डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स। ये जो है वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे। डिमांड फॉर प्रोडक्ट का मतलब हो जाता है कि इट ड्राइव फ्रॉम द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इट प्रोड्यूस। तो एक प्रोडक्ट की क्या डिमांड है, इससे जो है डिमांड फॉर अ फैक्टर प्रोड्यूस होता है। सप्लाई ऑफ लेबर का क्या मतलब है? तो सप्लाई ऑफ लेबर रिफर्स टू द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड बाय अ लेबर इन द फैक्टर मार्केट। तो एक फैक्टर मार्केट में एक लेबर के द्वारा कितने आवर्स स्पेंड किए जाते हैं उसको सप्लाई ऑफ लेबर कहा जाता है। द सप्लाई ऑफ द लेबर इज डिपेंडेंट ऑन द accessibility ऑफ द वर्कर्स इन द nearby area and their willingness for the overtime work। तो सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो डिपेंड करता है कि लेबर किस एरिया में रहता है या वहां से उसके फर्म की दूरी कितनी है या जो है उसकी विलिंगनेस कितनी है ओवर टाइम करने के लिए। The next topic is backward bending supply curve. Backward bending of supply curve क्या है? A typical supply curve shows an increase in supply as wages arise. It slopes from left to right. तो ये बैकवर्ड बेंडिंग कर्व को देख लेते हैं। ये इस तरह से बनाया जाएगा। इसमें जो है इनकम इफेक्ट दिखाया गया है और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट नीचे दिखाया गया है W1 के बाद में, और इधर एक्स एक्सेस पे Q1 को प्रेजेंट किया गया है जो लेबर को प्रेजेंट करते हैं, और यहाँ वाई एक्सेस पे वेजेस रेट हैं। देन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बताया गया है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट का और इनकम इफेक्ट का। एंड व्हेन डज द लेबर कर्व बिगिन स्लोप बैकवर्ड। तो कैसे ये बैकवर्ड स्लोप हुआ है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। अब बारी आती है assumptions की। तो वर्क प्रोवाइड्स अ डिसयूटिलिटी विच मस्ट बी compensated by the paying wages unpaid leisure time in a normal goods। तो ये कुछ assumptions दिए गए हैं। नेक्स्ट थ्योरी आ जाती है थ्योरी ऑफ प्रॉफिट की। इसमें पहला है अनसर्टेनिटी बेयरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। दिस थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय एन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे प्रोफेसर फ्रैंक एच किंग। तो इनके द्वारा ये थ्योरी दी गई है। दिस थ्योरी स्टार्ट्स ऑन द फाउंडेशन ऑफ द हॉलेज रिस्क बेयरिंग थ्योरी। नाइट एग्रीज दैट हॉले दैट प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड फॉर द रिस्क टेकिंग। तो प्रॉफिट जो है एक अवार्ड रिवॉर्ड के रूप में कार्य करता है रिस्क टेकिंग के लिए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिस्क। यहाँ पे 2 टाइप हो जाते हैं रिस्क के। एक वह रिस्क होता है जो फ्रोजेबल होता है और दूसरा अनफ्रोजेबल रिस्क होता है। तो ये यहाँ पे रिस्क के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। कॉम्पिटिटिव रिस्क आ जाते हैं। फिर कॉम्पिटिटिव रिस्क के बारे में यहाँ पे बताया गया है। देन इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म किया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी प्रॉफिट इज रिवॉर्ड फॉर अनसर्टेनिटी बेयरिंग। तो एक प्रॉफिट जो होता है अनसर्टेनिटी बेयरिंग के लिए रिवॉर्ड का काम करता है। लेकिन क्रिटिक्स का मानना था कि समटाइम्स ऑन द एंटरप्रेन्योर, लेकिन कुछ ऐसे टाइम होते हैं जब एंटरप्रेन्योर के लिए ये जो है रिवॉर्ड का काम नहीं करता है। नेक्स्ट थ्योरी इज रिस्क बेयरिंग थ्योरी। रिस्क बेयरिंग थ्योरी एसोसिएट विद द अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हॉलवे से ये एसोसिएट करती है। अकॉर्डिंग टू हिम उनके अनुसार बताया गया है प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग इन बिजनेस। प्रॉफिट जो है एक रिवॉर्ड होता है रिस्क टेकिंग के लिए बिजनेस में। रिस्क टेकिंग इज सपोज टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। रिस्क टेकिंग जो है वो एक इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है एक एंटरप्रेन्योर के लिए। अकॉर्डिंग टू ड्रकर के अनुसार बताया गया है कि 4 टाइप के रिस्क होते हैं। इसमें पहला है रिप्लेसमेंट रिस्क, obsolescence रिस्क एंड रिस्क प्रॉपर एंड अनसर्टेनिटी। तो ये जो है रिस्क के बारे में बताया गया। रिस्क के बाद आ जाएगा इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म। तो यहाँ पे क्रिटिसिज्म बताया गया है रिस्क टेकिंग इज नॉट द ओनली एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन। तो रिस्क टेकिंग ही एक एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन नहीं होता है बल्कि और भी कई सारे फंक्शंस होते हैं। तो ये क्रिटिसिज्म दिया गया है इस थ्योरी के बारे में। ये भी इसके क्रिटिसिज्म हो जाते हैं।
इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट नेक्स्ट थ्योरी है। तो इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट को एक सक्सेसफुल इकोनॉमिस्ट ने दिया था जिनका नाम हो जाता है जोसेफ स्कैम्पटर, इनका नाम है। तो इन्होंने इनोवेशन थ्योरी दी है। इनोवेशन का मतलब हो जाता है कि कुछ नया करना, कुछ क्रिएटिव करना। तो इन्होंने इस थ्योरी में कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ दिए हैं और कुछ क्रिएटिव कैटेगरीज को बताया है। फिर इनकी थ्योरी के लिए ये क्रिटिसिज्म है इनोवेशन थ्योरी के लिए कि ये इग्नोर करता है एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी को। तो ऐसे ही कुछ क्रिटिसिज्म बताए गए हैं। ये मैराथन क्लास प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स की यहीं पे एंड होती है। थैंक यू एवरीवन।